है ना। तो आज अपन इकोनॉमिक सर्वे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पिछली फाइल के अंदर अपन ने जैसे वीडियो का नाम मैंने दिया था कि इंट्रोडक्शन और मैसेजेस, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन सारा अपन ने ये विभाग देखा, सांख्यिकी विभाग, फिर ये जो संदेश जो थे 3-4 अपन ने देखे, वो मैसेज से मतलब ये था, ठीक है। फिर होमवर्क दिया था सारा, वो आपने किया ही। फिर इसका थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट और रहा हुआ है, तो उसको मैं आपको सामने शेयर कर लूँगा, है ना, जल्दी। इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या, जैसे जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिए थे उसके शुरू के 4 क्वेश्चन दिख गए होंगे आपको, वो, है ना। फिर ये जैसे अब चैप्टर्स आते हैं, अब चैप्टर से शुरुआत करते हैं। टोटल 11 चैप्टर होते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, एक वॉल्यूम में अपने ये आता है, ठीक है। तो अब इसमें बढ़ते ही ये टेबल है ना। ये जो सीक्वेंस है, तो ये सीक्वेंस अपने जो ओरिजिनल वाला इकोनॉमिक सर्वे उसके हिसाब से, तो ये टेबल आपको कहाँ मिलेगी, ये रोमन नंबर्स में देखोगे, ये पेज नंबर 1 है ना। वो जो अभी लेटिन वाला जो 1 आएगा वो अभी आगे है, ठीक है। तो ये 1, 2 ऐसे चलेंगे ये सारे पेज, ये देखो ये पेज नंबर ये 2 है ना। फिर ये आगे बीच में ले लिया पेज, अभी दिखा दूंगा मैं आपको। तो ऐसे इन टेबल्स को अपने ध्यान रखो, और इन टेबल्स के हिसाब से जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसके वो पेज नंबर है। जो होमवर्क में आपने देखा उसमें लिखा हुआ था कि पृष्ठ संख्या रोमन में 1 लिखा हुआ है, तो वो इसका आंसर यहाँ मिलेगा। आ जाओ, अच्छा तो ये टेबल, इस टेबल को अपन देखते हैं। अभी अब एक बार टेबल को देख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो जो आते हैं जैसे क्वेश्चन, तो 90% क्वेश्चन तो इस टेबल में से आ जाते हैं, है ना। फिर क्या है, ये थोड़ा सा इस टेबल का जैसे कंक्लूजन निकलता है, तो वो चैप्टर नंबर 1 जैसे अपन पढ़ेंगे, तो चैप्टर नंबर 1 का जो पहला पेज है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन उसमें से आ जाते हैं। तो कहने का मतलब अपन को एक ही चीज़ पढ़नी है, ये टेबल और वो, मतलब एग्जाम की दृष्टि से। वैसे तो अपन सारा ही देखेंगे, तो आपने देखा कि सर ये तो फिर मज़ा आ गया, एक ही टेबल और ये, है ना, मज़ा तो आ गया। लेकिन अब इस टेबल में जैसे आंकड़े, पहले ही नींद उड़ गई होगी, तो आपने खुद भी देखा ही होगा। और फिर दूसरी चीज़, इन आंकड़ों पर तो याद करना, फिर कौन सा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जिसकी स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा होती है ना। तो उस क्रम में अपन इसको देखेंगे। तो ये तो देखो, ये तो क्या है, सबसे पहले अपन टेबल देखना, आर्थिक विकास के मुख्य सूचकांक, सूचक या सूचकांक, इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जैसे आपसे पूछ लें कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखो, है ना, या जैसे मेरे सपनों का राजस्थान, तो अपन जैसे लिखने लग जाते हैं कि राजस्थान में अफुल संभावना है टूरिज्म की, सोलर की, ये सब, है ना। वो एक फ्रैक्चर्ड तरीका है लिखने का चीज़ को, है ना। आप अगर राजस्थान की इकोनॉमी के बारे में लिख रहे हो, तो पहले आपको इकोनॉमी के सूचक तो पता होने चाहिए ना, कि इकोनॉमी का सेहत किससे पता लगेगी, इकोनॉमी की सेहत, अर्थव्यवस्था की सेहत। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, सर मैं बीमार हूँ, तो वो क्या करता है, कुछ बेसिक इंडिकेटर्स पर जैसे लेते हैं कि हाँ देखो इनकी बीपी कितना है, ब्लड प्रेशर कितना चल रहा है, इनकी हार्ट बीट देखो कितनी है, समझ रहे हो, देखता ही नहीं देखता। फिर बोलता आ करो, जीभ दिखाओ, है कि नहीं। फिर जैसे आइज में देखेगा क्या है, क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है ना। फिर जैसे पीछे आपको घुमाएगा, अच्छा आप गहरी सांस लो, तो वो क्या क्या निकाल रहा है, वो इंडिकेटर्स निकाल रहा है कि भाई इनकी क्या क्या, इसकी सेहत का पता तो इसी से लगेगा। तो अर्थव्यवस्था की सेहत का पता किन से लगेगा, ये जो आपके टेबल्स में सारे आगे देखो, टोटल कितने इंडिकेटर लिखे हुए हैं, ये लास्ट में टेबल का पार्ट टू निकालो, लास्ट इंडिकेटर की संख्या क्या है दिखाओ, 13, है ना। तो ये 13 इंडिकेटर अपने को याद होने चाहिए। अब जब कभी भी आप जैसे अर्थव्यवस्था की बात करो कि हाँ से राजस्थान की अर्थव्यवस्था मेरे को ये लिखना है, तो ये इंडिकेटर्स आएंगे और फिर इनका आंकड़ा आता है। तो ये तो आर्थिक सूचकांक है। फिर अभी मैं आपको दूसरी टेबल दिखाऊंगा, वो अपने सामाजिक सूचकांक है। तो कभी भी अपन बात करेंगे, जब अपन ने संदेश में पढ़ा था कि सामाजिक आर्थिक विकास पढ़ा था अपने, तो ये तो है आर्थिक विकास के सूचकांक जो अपन 13 पढ़ रहे हैं। अभी जब अपन टेबल को पलटेंगे, ठीक है, दूसरी टेबल आएगी तो उसमें सामाजिक सूचकांक होंगे। तो ये दोनों मिलकर बनाते हैं राजस्थान या देश या पूरा किसी भी देश के अपन समाज या अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इसलिए ये जानना जरूरी है, ठीक। अब कभी भी लिखो तो इनको संदर्भ में लिखना है। अब पहला सूचकांक आता है अपने, क्या है देखो, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब इसमें से क्या है, एक बार इस राज्य शब्द को भूल जाओ आप, राज्य, ठीक है ना, राज्य शब्द को भूल जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, ये सकल घरेलू उत्पाद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इसमें 3 चीजें हैं, एक तो सकल है, एक घरेलू है, घरेलू, और एक है उत्पाद, है ना। ये उत्पाद, उत्पादन नहीं, उत्पाद का उत्पादन, ये उत्पाद वो नहीं जो भीड़ ने उत्पाद मचाया, ठीक है, उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। अब पहले इसको इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे, ये ग्रॉस है, ठीक है। घरेलू का मतलब है डोमेस्टिक, और उत्पाद का मतलब है प्रोडक्ट। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, जीडीपी बोल दिया, समझ गए। मैंने अभी राज्य वर्ड हटा दिया इसके अंदर से, ठीक है, ये जीडीपी है। मैं राज्य वर्ड क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि जब यही चीज़ अपन, ये सूचकांक अपन इंडिया के देश के संदर्भ में पढ़ते हैं, भारत के संदर्भ में, तो वहाँ राज्य वर्ड नहीं आता है, वहाँ सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद आएगा,
जब अपन एनसीईआरटी में ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, तो वहाँ ये राज्य नहीं है, क्योंकि वो इंडिया के संदर्भ में लिखी हुई है। तो पूरे देश की बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और जब राज्य विशेष की बात करते हैं तो राज्य शब्द उसमें से इनमें आ जाता है। तब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बस यहाँ जी और डी के बीच में एस लग जाता है, तो वो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, बात इतनी सी। तो कहने का मतलब स्टेट तो आप समझ ही गए कि यहाँ से राज्य की बात करें तो राज्य हो जाएगा, देश की बात करें तो जीडीपी रहेगा। ये दोनों में तो कन्फ्यूजन खत्म हो गया, जीडीपी एंड जीएसडीपी। अब बात आती है सकल घरेलू उत्पाद है क्या, है ना। पहले इस चीज़ को समझो, ये बस ये उत्पाद क्या है, ये उत्पाद क्या है, इसके ऊपर डेफिनेशन क्या लिखेंगे, जो इस जीडीपी की पूरी डेफिनेशन जो है इस उत्पाद की डेफिनेशन के अंदर ही आ जाएगी। ये क्या है कि जैसे अपन बोलते हैं, जैसे अपन इंडिविजुअल की बात करें, मेरी आपकी, अपन किसी की बात कर लें, जैसे कोई भी एक व्यक्ति पूछता है कि तुम्हारी इनकम कितनी है कि नहीं, तो अपन जैसे जोड़ लेते हैं पूरा कि ठीक है कि हाँ भाई, जैसे अगर केवल सर्विस का ही काम है तो सर्विस की इसमें मेरी इतनी है, फिर सर्विस के मान लो अलावा और भी, जैसे आप सर्विस के बाद घर पे आके दुकान पे बैठते हो, है कि नहीं है, फिर कहीं कोचिंग पढ़ाते हो, कुछ भी है, कोई भी काम करते हो, सर्विस ऑफिस के बाद पार्ट टाइम में मैं ओला चलाता हूँ, है कि नहीं है, डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, सारी इनकम वो जोड़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, 10,000 मेरी तनख्वाह हो गई, 2,000 रुपये मेरे को वहाँ डिलीवरी से मिले, फिर 2,000 रुपये मैं होम थेरेपी के लिए जाता हूँ, तो ऐसे करके मेरी टोटल इनकम ये हो गई। हुई कि नहीं हुई। तो जैसे एक व्यक्ति की इनकम होती है, एक संस्थान की इनकम होती है, वैसे ही एक देश की इनकम होती है पूरी, और एक राज्य की इनकम होती है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ऐसी इकोनॉमिक साइंस में अपन क्या पढ़ेंगे, एक तो चीज़ होती है गुड्स, क्या गुड्स, जो अपन फिजिकल के अंदर देखते हैं, है, जैसे ये बोर्ड है, ये पेन है, वस्तुएं हैं, कपड़े हैं, जितनी भी चीज़ें अपन देखते हैं, खाने पीने की वस्तुएं, जो भी अपन को फिजिकल आंखों से दिखाई देती है, वो सारे क्या है, वो गुड्स हैं। दूसरी चीज़ होती है सर्विस, ठीक है ना, सर्विस क्या होती है, जैसे अपन उसको नो डाउट देख सकते हैं, लेकिन ये सर्विसेज ज़्यादातर क्या है कि जैसे एक बार फील की जाती है, जैसे मान लो क्या है कि जैसे कोई, जैसे आप, मैं जुड़ा हुआ, जैसे अपन अभी जो कर रहे हैं वो पढ़ाने की जैसे सर्विस है कि नहीं है, हॉस्पिटलिटी की सर्विस है, टूरिज्म की सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विसेज है। जैसे आप बैंक में चले जाओगे, तो बैंक में जा रहे हो तो आपको जिस मैडम को बोला, मैडम मेरे पासबुक का प्रिंट निकाल दो, बोला, तो वो आपको सर्विस दे रहे हैं। होटल में गए, होटल में जैसे इंडस्ट्री में जैसे अपन ने देखा कि हाँ ठीक है, ये वेटर वो लिया ऐसा, तो वेटर क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। वो जैसे आपने खाना बनाया, वो क्या, वो सर्विस दे रहे हैं, तो वो है सर्विसेज। तो किसी भी इकोनॉमी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो गुड्स होता है, एक सर्विस होता है। समझ गए ये चीज़। जैसे अपन जीएसटी बोलते हैं, तो जीएसटी के अंदर क्या आता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, वो समझ गए, गुड्स पे लगेगा, और जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विसेज पे लगेगा, ठीक है, यूँ है। तो एक गुड्स एंड सर्विसेज। अब क्या होता है, मैंने आपसे बात करा कि आपकी इनकम बताओ, तो जैसे आप एक सीधी सी बात आप पूछोगे कि सर आप इनकम कैसे पूछ रहे हो, एक दिन की पूछ रहे हो, एक महीने की पूछ रहे हो, या एक साल की पूछ रहे हो, ये होता है ना। ये तो ऐसे थोड़ी कि मेरे पूरे जीवन की इनकम बताऊँ, समझ, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड बताओ सर, उसी के आधार पर मैं बता पाऊँगा उसने, ठीक है। तो अमूमन ये क्या होता है, ये इम्प्लाइड होता है कि एक महीने की पूछ रहे हैं, है ना। जैसे मैंने पूछा कि भाई आपकी इनकम बताओ या आपकी सैलरी बताओ, तो ऐसा थोड़ा एक दिन की बताते, तो अमूमन एक महीने की पूछते हैं। लेकिन जब देश की और राज्य की बात आ जाती है, तो वो अमूमन एक साल के लिए होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। अब जैसे मैंने मतलब अभी अपन ने क्या देखा कि अभी अपन ने इसके अंदर आइटम्स देख लिए कौन कौन से आते हैं जीडीपी के अंदर। अपन ने क्या देख लिया कि सर इसका एक पर्टिकुलर टाइम भी होता है, कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए पूछी जाएगी। तीसरी चीज़ क्या आती है, देखो कि जैसे जब अपन इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे पूछा, तो इसका मतलब सिर्फ आप अपने तक ही सीमित हो, है ना, अपनी एक सीमा कैसी, इन द सेंस कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपकी इनकम बताओ, तो आपने क्या चीज़ दिमाग के अंदर रख ली कि सर ने सिर्फ मेरी पूछी है, ना मेरे भाई की पूछी है, ना मेरे पिताजी की पूछी है, ना माताजी, किसी की नहीं पूछी। किसकी पूछी है, मेरी पूछी। तो मेरी का मतलब क्या हुआ कि एक वो डिफाइंड है कि आपको इसी पेरिफेरी, इसी टेरिटरी के अंदर रहना है। तो जैसे अपन पूछते हैं कि राजस्थान की इनकम क्या है, तो ये डिसाइडेड है कि राजस्थान के अंदर क्या क्या शामिल है। राजस्थान के अंदर पंजाब शामिल नहीं है, हरियाणा शामिल, राजस्थान का मतलब कहने का मतलब राजस्थान की एक बाउंड्री है अपने आप में, ठीक है। और इस बाउंड्री में जो क्षेत्रफल होता है उसको अपन टेरिटरी बोलते हैं, भूभाग बोलते हैं, समझ गए। तो इसका मतलब क्या होता है सर, एक टेरिटरी होती है। जैसे अपन इंडिविजुअल की संदर्भ में देखें तो अपनी जो एक हस्ती है वो अपने आप में एक वो टेरिटरी ऐसे। तो तीन चीज़ें हो गई, एक होता है आइटम्स होते हैं, एक होता है टाइम होता है, और एक होता है टेरिटरी होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है, क्या, ITT, आइटम होता है, गुड्स एंड सर्विसेज आइटम हो गए, एक टाइम पीरियड होता है एक निश्चित समय अवधि के लिए है, और टेरिटरी किसी देश के भूभाग में, ये तीन चीज़ें। अब ये तीन चीज़ें मिला के जब आप पढ़ोगे तो ये जीडीपी बन जाएगा। कैसे, अब जीडीपी की डेफिनेशन क्या है, जीडीपी क्या है, मार्केट वैल्यू। अब जैसे मार्केट वैल्यू क्या है, जैसे मैं एक बार बताता हूँ, मार्केट वैल्यू और पढ़ लो, मार्केट
मार्केट वैल्यू क्या है, जैसे कि अब जैसे मैंने बोला कि भाई मेरी सैलरी फॉर एग्जाम्पल मेरी 10,000 है, तो 10,000 क्या, 10,000 ऐसा नहीं है कि मैं मुगल काल के समय की बात कर रहा हूँ मेरी 10,000 है, मैं ऐसा नहीं बात कर रहा कि आज के 20 साल बाद की मैं बात कर रहा हूँ, आज की तारीख में जो भारतीय रुपया है उसकी जो वैल्यू है वो मेरी तनख्वाह, उसमें मैं बात करूँ। जैसे आपको ध्यान है, जैसे आप पुराने आदमी से पिताजी से पूछो आपकी सैलरी क्या थी, तो बोलेंगे कि यार हम तो जब ज्वाइन किए थे तो 100 रुपये मिलते थे तनख्वाह में, है कि नहीं है। तो ये वो 100 रुपये और आज के जैसे 100 रुपये, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू उसके हिसाब से वो डिसाइड वो चीज़ हुई, ठीक है। अब जैसे मान लो गुड्स की बात करें तो आपने पुराने लोगों से सुना होगा यार हमारे टाइम में तो 2 रुपये किलो घी आता था, है आज करीबन 700 रुपये किलो घी, ये दूध 1 रुपये किलो भी नहीं आता था हमारे तो, है कि नहीं है, और आज दूध 80 रुपये किलो। तो क्या है ये उसकी मार्केट वैल्यू है। तो आज प्रेजेंट में उस टाइम के अंदर आप उस मार्केट वैल्यू को डिसाइड करोगे, ठीक है। तो ये मार्केट वैल्यू है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, आइटम्स की बात की पहले, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन ए टेरिटरी और उसकी मार्केट वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, गुड्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन ए गिवन टेरिटरी इज नोन एज जीडीपी। तो हिंदी में कैसे लिखेंगे अपन कि एक निश्चित भूभाग में एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुएं व सेवाओं का बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। समझ गए, लिख लो, है ना। बस आपको ये 3 चीजें रखनी है, ITT और इनकी क्या मार्केट वैल्यू। क्या अपन डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एक निश्चित भूभाग में, फिर कोमा लगाओ, एक निश्चित समय के लिए, फिर कोमा लगाओ, एक निश्चित भूभाग में एक निश्चित समय के लिए, कोमा, फिर अगले उत्पादित सेवाओं, उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का बाजार मूल्य, जीडीपी कहलाता है ना। अब इस देखो डेफिनेशन को रटनी नहीं है आपको, माना मैं मानता हूँ बुक्स में अलग मिलेगी, लेकिन अलग मिलेगी ना तो शब्द यही मिलेंगे, है ना। वो बस उसको बोलने का तरीका, किसी चीज़ को आगे लगा दिया, मार्केट वैल्यू को शुरू में लगा दिया, कोई लास्ट में लगा देगा। क्या एक आपने क्या लिखा, एक आपने एक निश्चित भूभाग में एक निश्चित समय के लिए, 2 चीज़ आ गई। फिर तीसरी चीज लिखो कोमा लगा के, उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या बोलते हैं अपन, जीडीपी बोलते हैं। अब देख लो, मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई, ये सारी चीज़ आपके सामने, मैंने ITT बोला। अब देखो उसका सीक्वेंस क्या है, देखो पहले मैंने बोला कि एक निश्चित भूभाग में, तो अपन ने पहले टेरिटरी की बात कर ली। इधर देखो, पहले टेरिटरी की बात कर, एक निश्चित भूभाग में, फिर टाइम की बात कर ली, एक निश्चित समय के लिए, फिर अपन ने आइटम्स की बात कर ली, उत्पादित सभी, है ना, सारी चीज़ें आ जाएंगी। उत्पादित सभी आइटम्स क्या थे, GS थे। उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का मार्केट वैल्यू, बाजार मूल्य क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, उस देश की जीडीपी कहलाती है। समझ गए ना, भूभाग। अब देखो भूभाग क्या है, जैसे आपने सर ये भूभाग की जगह पर देश ही लिख देते, तो देखो इसके अंदर जब अपन वो चैप्टर पढ़ेंगे ना, चैप्टर 1, तो उसमें और चीज़ें आएंगी। जैसे भारत ही नहीं, जैसे भारत तो भूभाग अपना भारत हो गया, लेकिन क्या है, जैसे आज भारत है, देखो अब जैसे एम्बेसी है अपनी, भारत की एम्बेसी है, हर देश के अंदर अपने राजदूत हैं। तो अब जैसे इंडिया की एम्बेसी है अमेरिका के अंदर, समझ लो, तो वो जितना भी वो एम्बेसी का ऑफिस है वो सारी भारत की टेरिटरी। आज जैसे मान लो अमेरिका की जो एम्बेसी अपने चाणक्यपुरी दिल्ली के अंदर है, तो नो डाउट वो भारत की धरती पे है, लेकिन वो पूरा अमेरिका है। वो उसके अंदर जो भी गतिविधि हो रही है वो सब अमेरिकी लॉ से गवर्न हो रही है, समझ लो। तो आज जैसे कोई भारतीय नागरिक उस एम्बेसी के अंदर जा रहा था, वो एज गुड एज ये है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जा रहा हो। क्यों? क्योंकि वो उस देश की संपत्ति है ना। वो बात अलग है कि वो होते हैं भारतीय लॉ से ही गवर्न है। जैसे मान लो एम्बेसी वाले ने कोई क्राइम कर दिया दिल्ली में निकल के, तो उसको दिल्ली के कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी, समझ लो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अपने आप में एक देश है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैंने भूभाग लिखा है, मैंने देश नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जैसे भारतीय एम्बेसी अमेरिका के अंदर है, तो वहाँ पे उस एम्बेसी भारतीय राजदूत को, IAS को जो भी सैलरी मिल रही है, उसकी फैमिली जो भी वहाँ खर्चा कर रही है, वो सब क्या है, वो इंडिया की इनकम GDP के अंदर काउंट होएगा वो। इसका मतलब ये है, समझ गए। तो ऐसे ये चीज़ें, कोई भारतीय शिप है, इंडियन शिप है, वो जा रहा है दूसरे तटों पे जा रहा है, काम कर रहा है, लेकिन वो जितनी भी आय कर रहा है रेवेन्यू, माना वो आज दूसरे देश से रही है, लेकिन वो शिप किसका है, वो भारत का है।
ठीक है ना। तो वो सारा जितना भी काम कर रहा है वो भारत की निश्चित इनकम में आएगा। ये चीज़ अपन को ध्यान में देनी है। तो समझ गए, इसलिए भूभाग लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक निश्चित भूभाग, ये मतलब एक निश्चित भूभाग पर एक निश्चित समय के लिए उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं के बाजार मूल्य को, ये बाजार जरूरी है, देखो बाजार ही है तभी सब कुछ है, अर्थव्यवस्था बाजार के पीछे, बाजार मूल्य को जीडीपी बोलते हैं। फिर इंग्लिश में क्या क्या बोलेंगे कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन टेरिटरी ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज जीडीपी, है ना। इसमें अपन ने थोड़ा सा उल्टा घुमाया, चीज़ें वही हैं। क्या बोला अपन ने, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन ए गिवन टेरिटरी इज नोन एज जीडीपी। कैसे बोल दो, आएंगे ये चारों चीज़ें, आइटम्स आएंगे, टाइम आएगा, टेरिटरी आएगा और मार्केट वैल्यू आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। आप पढ़ लेना कोई भी डेफिनेशन जाके, किसी भी इंस्टीट्यूट की, किसी भी बुक की, चीज़ यही मिलेगी। और जमाते कैसे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। राज्य, ये तो हो गई अपने देश के संदर्भ में पूछा। अब पूछे सर ये स्टेट के संदर्भ में राजस्थान की बात करें तो अपन टेरिटरी की जगह क्या कर देंगे, इन टेरिटरी ऑफ राजस्थान स्टेट, है ना, राज्य के भूभाग, ठीक है ना, राज्य के भूभाग ऐसे। अब राज्य का जैसे भूभाग क्या हो जाएगा, जैसे मान लो राजस्थान की टेरिटरी तो है ही, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान सरकार का जैसे बीकानेर हाउस दिल्ली के अंदर चलता है, राजस्थान हाउस भी दिल्ली में चलता है, जोधपुर हाउस चलता है, बॉम्बे में अपने राजस्थान भवन चलता है नहीं, अलग अलग चलते हैं। तो वहाँ पे भी सारी जो गतिविधियाँ हो रही है वो क्या है, वो राजस्थान की जीडीपी का ही पार्ट है। ये समझने वाले बात, उनको जो सरकार वहाँ तनख्वाह दे रही है, वो जो खर्चा कर रहे हैं, तो वो सब किस में आ रहा है, वो सब राजस्थान की जीडीपी का पार्ट। तो इसलिए बोल रहा हूँ, राज्य के भूभाग पर उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का एक निश्चित समय में बाजार मूल्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद कहलाता है ना। इसको क्या है, जैसे इसको राज्य सकल घरेलू उत्पाद नहीं बोलेंगे, राज्य यहाँ शुरू में नहीं लगेगा। अपन सोचते हैं कि राज्य अपन शुरू में लगा दें, नो, राज्य बीच में लगेगा, है ना। ओरिजिनल तो सही तो ये है, बाकी तो आप शुरू में भी लगा दे तो गलत नहीं है, लेकिन वो एक अपरिपक्वता दिखाता है कि स्टूडेंट को थोड़ा ज्ञान कम। तो SGDP जैसे मैंने जानबूझ के लिखा है वो गलत है, लिखना क्या आपको GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देश की बात करें, जैसे आप NCERT पढ़ोगे उसमें GSDP नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा, उसमें ओनली GDP आएगा, क्योंकि संपूर्ण देश की बात। समझ गए। तो ये क्या, ये एक तरह से क्या है, ये देश की इनकम है कि देश के अंदर जो उत्पादित वस्तुओं सेवाओं, केवल वस्तु नहीं सेवाएं भी, उनका बाजार मूल्य क्या कहलाएगा, जीडीपी कहलाएगा। समझ गए। अब ये इससे क्या पता लग जाता है, इससे वही पता लग जाता है कि जैसे मैंने बताया कि भाई मेरी इनकम इतनी, तो इससे हैसियत पता लग जाता है कि हाँ भाई इनकी आर्थिक हैसियत क्या है, ठीक है। फिर जैसे लोगों में तुलना होती है, जैसे यार तुम्हारी थी, तुम्हारी थी, तो तुम ज़्यादा अमीर हो गए, है कि नहीं, हुई ना। ऐसे ही फिर देशों में तुलना होती है, जैसे अपन बोलते हैं विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्र, तो वो पैरामीटर जो होता है फिर ये जीडीपी से वो निकलता आता है सारा कि हाँ आप जैसे देखना, जैसे अपन ब्रिक्स देश पढ़ते हैं तो ब्रिक्स देशों को जैसे अपन देखते हैं कि भाई इनकी जीडीपी के क्रम में जचाओ, है कि नहीं। फिर अब मेन तो पैरामीटर होता है, भी नीचे अपन PCI पढ़ेंगे, पर कैपिटा इनकम वो होता है, लेकिन ये भी सूचकांक में पहला है तो अपन को पता होना चाहिए। समझ गए ये चीज़। तो जीडीपी की डेफिनेशन अपन को पता होनी चाहिए, रटना नहीं है। 3 आइटम ध्यान रखो, तीनों आइटम ध्यान है तो आपने आप सब कुछ लिख दो। आ जाओ, तो ये हो गया सकल घरेलू उत्पाद। अब बात आती है ये है कितना, जैसे अभी अपन बोल रहे सर 10,000 है, किसी 20,000 है, तो ये देश की कितनी है ना। तो करीबन कितने बज गए, घड़ी में देखो कितने बज गए, कितने बज गए रविंद्र, 8 बज गए। कितने बज गए, 8 बज गए। 8 बजे अपन पढ़ रहे हैं ना, अपने आंकड़े पढ़ने कितने बजे चालू किए हैं, अभी कितने बज गए, आंकड़े तो पढ़ने चालू कर रहे हैं, कितने बज गए, 8 बज गए। तो सर 8 की बात कर रहे हो आप, तो बिल्कुल है कि नहीं है। तो ये बंसीवाड़ा को चाहता है अपन से, तो वो 8 बजा दिए, मैं क्या करूँ अपने आप ही। समझ गए। तो ये देखो इसमें क्या है, ये कुछ याद नहीं रखना है, ये तो कंपेरेटिव, अभी कहाँ काम आएंगे बताऊंगा, अभी अपन को ध्यान रखना है ये लेटेस्ट, ठीक है। तो 8 बज गए, कितने बज गए, 8 बज गए। तो ये 8 तो याद हो ही गया आपको, है कि नहीं। अब इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे ये हो गया, ये हो गया। अब ये क्या है, इसको जैसे आप ज्ञानी के रूप में नहीं पढ़ोगे। ज्ञानी कैसे, 8,45,115, ये तो हो गया ज्ञानी वाला। अपन को क्या मूर्ख की तरह पढ़ना है इसको। कैसे पढ़ेंगे, 8,45,115, क्या बोलोगे, 8,45,115। अभी 8 बजे क्लास चालू हुई है, चलेगी कितने बजे तक, 8:45 तक अपने टेबल पढ़ेंगे, और इसका आपको 115 बार रिवीजन करना है, क्योंकि 5 महीने बच्चे हैं ना अभी तो एग्जाम में। तो करो, क्या दिक्कत है, रोज भी रिवीजन किया तो 1 महीने में हो गया 30 बार,
एक दिन में 5 बार किया तो सर वो तो एक दिन में 1 महीने के अंदर रिवीजन कर लिया मैंने। गलत बोल रहा हूँ क्या? ये देख लो। तो कितने हो गए? 8 चालू हुए, 8:45 और रिवीजन 115 बार। तो सबसे बेस आंकड़ा तो सर याद ही हो गया मेरे को, समझ गए? तो अपने राज्य का मतलब जो घरेलू उत्पाद है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वो कितना हो गया? 8:45, 8:45। 8 से चालू हुई ये टेबल और 8:45 तक चलेगी। और आने वाले समय में सर मैं आपको वादा करता हूँ कि कितनी बार रिवीजन कर दूंगा, बस खत्म। कुछ तो कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे, डर तो नहीं लगेगा इससे, बस यही मकसद है अपना, और क्या, समझ गए? अब देखो ये क्या है ना, ये आगे लिखा हुआ है अभी स्थिर प्रचलित है, अभी धीरे धीरे इस पर आएंगे शक्तिमान, टेंशन मत करो, अभी जो चल रहा है उसके ऊपर फोकस रहो। तो कितनी है? 8:45, 100, समझ गए? अब देखो ये 2 चीज़ होती हैं, ये स्थिर और प्रचलित होती है। प्रचलित है ना सर, वो तो समझ जाएंगे, ये तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो छोटा सा ही सर, ये पहले एक बार ये कर दो ना, जो थोड़ी सी सांस ऊपर नीचे हो रही है वो आ जाए थोड़ी सी। सर ऐसे मत करो, है परेशान होते हैं सर आंकड़े में, 3 दिन हो गए बताऊंगा बताते हो नहीं, काटे चुबा रहे हो, 3 दिन हो गए, है ना? तो 8:45, 115, पहला गुलाब देख लिया आपने, अब दूसरा गुलाब और देख लेते हैं अपन। ये कहानी कितने पे खत्म हुई? तो जहां से खत्म हुई वहीं से शुरू कर दो ना सर, जो कुछ मजा आए। बोलते ना हम जहां खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। तो हम यहाँ खड़े हुए और यहीं से लाइन चालू हो गई चालू। अब एक बार तो मैं चला 28, फिर मैं चला 38, और जो इसके अंत में था वो मैं वहीं पहुंच गया वापस। लाइन शुरू हो गई 15, 28, 38, और फिर वापस कहाँ पहुंच गए? भाई किनारा तो वही है ना, तुम भी किनारे पे आ गए, हम भी किनारे पे आ गए, किनारे पहुंच गए, नहीं पहुंच गए? तो वो प्रसिद्ध मूल्य पर गए। तो क्या हो गया? 15, 28, 38, 5, ये लिखा है, चेक कर लें एक बार कहीं याददाश्त। 15, 28, 38, 5 आ रहा है ना? देखो ये 15, ये 28, ये 38, मतलब ये 28 आ गया, ये 38 आ गया, और ये 5 आ गया, खत्म। और सर गुलाब में तो मजा आ गया, है ना? तो ये ऐसे ध्यान रखनी है अपने को, तो ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? प्री में तो चलो नीचे वाला आंकड़ा आएगा, लेकिन ये जैसे अपन लिखते हैं क्या, कहीं भी जैसे मेंस में कोई क्वेश्चन आता है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था लिखो, एक ऐसे के अंदर अपन यूज करते हैं, तब नंबर इसी चीज के है ना? जैसे अपन कुछ भी लिख लो, जैसे भाई उद्योगों का एक परिदृश्य आता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख सूचकांक के रूप में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ब्रैकेट में आपने टिका दिया स्थिर मूल्यों पे, क्या 8 बजे क्लास हो रही थी, 8:45, और सर 8:45, 115, और ये सब करोड़ों के अंदर है, ये रुपए करोड़, ब्रैकेट में लिख दिया। तो एग्जामिनर, अरे यार क्या पढ़ गया आया भाई यार, इंप्रेशन पड़ेगा कि नहीं, आप खुद सोचो। तो जैसे अपन बोलते हैं सर लिख के खूब आया, खूब 1.5 पन्ने भरे तो नंबर ही नहीं आया, 10 में से 2 नंबर दिए। और एक भाई क्या करेगा, सिर्फ 10 लाइन लिख के आएगा गिनती चुनती की, और उसमें पहली लाइन ये लिखी रहेगी। एग्जामिनर भी चश्मा उतार के पहले साफ करेगा और फिर लगाएगा वापस। गलत कह रहा हूँ क्या? अभिमान से बता दो। तो वही है, वो मतलब वो काजल चुराना पड़ता है, मुझसे पेन से चलवाना पड़ेगा उससे पेन, वो मजबूर हो जाएगा, यस मज़ा आ गया ऐसे। और ऐसे ही लिखते जाओ, है राजस्थान, मेरे सपनों का राजस्थान, ये कर दिया मैं, यहाँ पे पैदा हुआ, ये हुआ, यहाँ पे देवनारायण जी, ये सब, और फिर भारत माता की जय। कुछ नहीं हुआ, वो तूने 10 मिनट और खराब कर दिए वहाँ। नंबर किससे आएगा? आपनो अगड़ी राजस्थान प्रमुख सूचकांक के रूप में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, फिर आपने ब्रैकेट में और जो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद। कितने बजे क्लास चालू हुई थी? 8:45, 115, 8:45, 115 आएगी नहीं आए नंबर, है ना? तो ये चीज़ अपन को ध्यान रख लेनी। पहले तो ये 2 आंकड़े ध्यान रख लो, फिर मोटा मोटा क्या है 8 लाख और 15 लाख है ना? लेकिन सर अब हमें ध्यान है, ठीक है? अब चीज़ ये आती है, ये स्थिर और प्रचलित, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो मैं आपको बताऊँ, स्थिर तो क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना स्थिर का क्या मतलब क्या होता है? जैसे मैं यूँ हो रहा हूँ, तो आप क्या बोलेगा? सर क्या हो जाओ? स्थिर हो जाओ, हिलो मत, जिससे हम देख सकें, है ना, हम अंदाज़ा लगा सकें। जैसे मैंने हाथ यूँ ही लाया और मैंने ये पूछा कि बताओ मेरे हाथ के अंदर जो पेन है वो किस कलर का है? सर पहले स्थिर तो करो, अब दिखा सर ब्लैक कलर का है, साइज पता लगी, ऐसे। तो कोई चीज़ स्थिर होएगी तो अपन क्या कर सकते हैं? उसके बारे में पता लगा सकते हैं, अन्यथा पता ही नहीं लगेगा वो क्या चीज़ है। ये कहते हैं ना अपन, तो यहाँ स्थिर को स्टेबल नहीं बोलेंगे, यहाँ स्थिर को अपन क्या बोलते हैं? बेस।
अब बेस बेस ही होता है, जैसे बार बार कहते हैं ना यार बेस ढंग का बनाओ, बेस ढंग का बनाओ, है ना। तो बेस का मतलब क्या होता है, ये बेस है, ये स्थिर है, ये खिसकेगा नहीं बार बार, ये फिक्स हो गया, बेस हो गया ना, बेस फिक्स होता है हमेशा ये। और प्रचलित, है ना। तो जैसे क्या होता है, अपन जैसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि यार तुम ये कैसी शर्ट पहनी है, ये प्रचलन में ही नहीं है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ये फैशन में ही नहीं है। भाई एक फैशन को बोलने का तरीका प्रचलन में ही नहीं है कि यार तुम यार ये कौन सी गाड़ी चलाते हो, ये प्रचलन में ही नहीं है आजकल, बोलते हैं ना अपन। या यूँ बोलते हो और यार वाह क्या गाड़ी यार, ये तो लेटेस्ट प्रचलन में है, ये तो करंट फैशन है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, करंट। तो इसको प्रचलित को अपन क्या बोल देंगे, करंट बोल देंगे, है ना। इन वर्ड्स को समझो, इनका जो जादू है इन वर्ड्स के अंदर ही है। मैं आपको बताऊँ, स्टूडेंट क्या करता है कि पढ़ेगा, डिक्शनरी खोलो, क्या है इकोनॉमिक डिक्शनरी खोलो, इसमें क्या है, ये बेस क्या है। अरे पहले यार काका वर्ड को, उस नाम को पकड़ लो, तुम सब आ जाएगा उसके अंदर। बेस का, स्थिर का मतलब बेस है, बेस कभी हिलेगा नहीं। और प्रचलन जो है वो करंट है, आज फैशन ये है, आज फैशन वो है, कुछ न कुछ चलती आ जाएगी, है कि नहीं। फैशन तो बदलती रहती है पल पल, आज कुछ है, आज कुछ है। आजकल तो जैसे फटे हुए कपड़ों पहनने का ही फैशन है, पहले नहीं हुआ करता था। जैसे मेरे एक मित्र हैं, ठीक है, तो क्या है, जैसे वो आए तो वो जीन्स खरीद के लाए थे, नहीं जयपुर आए थे गांव से, तो गए तो फिर वहाँ जाके अंदर बोला कि नए शोरूम पे गए होंगे, एक खुला है ना, वो कौन सा खुला है यार अपने कोचिंग के सामने, मैं तो नाम ही भूल गया, इतना नया है जो, है ना वो अपने थाने के सामने, किसना, नहीं अरे वो स्टूडियो, जूडियो। तो भाई आया तो था जयपुर कोचिंग करने, आते उसमें और जूडियो और कपड़े पहुंच गया भाई जूडियो के अंदर, और जाके क्या बोला, जी मुझे प्रचलित जो फैशन है ना वो दिखा दो। तो उसने प्रचलित वो दिखा दी, वो पैंट जगह जगह से फटी हुई, पहन ली, वो उसने ले लिया भाई, प्रचलित दिखाई है उसने, तो आ गया। अगले 2-3 दिन बाद पिताजी आए, बेटे कमरा वमरा सेट कर लिया कि आओ मैं देखूं। तो फिर उसने वो पिताजी का आया, जैसे गेट खोला तो सामने दिखा, पिताजी ने ऊपर नीचे देखा, फिर पिताजी बोले चलो अभी अंदर चल के बात करते, गेट पे तो क्या करूँ, मकान मालिक सुनेगा। फिर अंदर जाके बैठे तो उसने तो भाई ने तो वही जूडियो वाली प्रचलित डिज़ाइन पहन रखी। तो पिताजी ने फिर वो देखा, वो घुटनों से फटी हुई ये वही। तो पिताजी बोले कि यार बेटे नई खरीद लेते पैंट, है कि नहीं, ये फटी हुई क्यों पहन रखी है। अब उसने मन में तो ये सोचा कि सर पिताजी मैं कौन सी लाया हूँ, मैं जो प्रचलित लाया हूँ। तो पिताजी ने बोला अरे यार वो बेस ही पहन लेते तुम, बेस कौन सी जो हमारे ज़माने में चला करती थी, समझ गए। तो प्रचलित का मतलब क्या, लेटेस्ट चीज़, ये चीज़ है। एक है बेस, एक है प्रचलित। अब बेस है, बेस का मतलब है कि वो भी हिलेगा नहीं, आपने उसको फिक्स कर दिया। करंट तो क्या है, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे पिताजी के समय फैशन था वो बिल्कुल पैंट वैसी, बेटे जी के समय फैशन वो हो गया, फिर बेटे के जब बेटे जी आएंगे तो कुछ और ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे चलता, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जो स्थिर है वो स्थिर रहेगा। वो क्या है, वो ध्रुव है, ध्रुव तारा है, सब तारे बदलते हैं अपनी स्थान। वो उत्तर में दिख रहा है, उत्तर नॉर्दर्न पोल पे, तो वो नॉर्दर्न पे ही रहेगा। तो ये क्या होता है, ये फिक्स है, फिक्स कर दिया। तो अभी मैंने बोला कि सर फिक्स का, अभी आपने बोला सर ध्रुव तारा है तो उसकी पोजीशन फिक्स है, तो इसका मतलब ये भी फिर फिक्स रहता है, बिल्कुल फिक्स रहता है। तो अपन ने फिक्स कर दिया कि जो मार्केट वैल्यू 2011-12 के अंदर थी गुड्स एंड सर्विसेज की, वो स्थिर मानेंगे अपन। अब कभी भी तुलना करेंगे तो इससे करेंगे अपन तुलना, बस बेस ईयर हो गया, स्थिर मूल्य स्थिर हो गया, आधार हो गया, बेस हो गया, ये सब यही है। कहने का मतलब ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होएगा। और प्रचलित है, प्रचलित तो अभी अपन बात कर रहे हैं 23-24 की, तो 23-24 के वर्ष के जो मूल्य मार्केट वैल्यू वो प्रचलित हो गई। पिछले साल अपन बात कर रहे थे इसकी, ये हो गई। अगले साल बात करेंगे अपन 24-25 की, तो उसमें प्रचलित मूल्य वो हो जाएंगे। तो बेस इज फिक्स एंड प्रचलित ये चलता रहता है, समझ गए। और तुलना होती है तो किससे होती है, तुलना हमेशा बेस से होती है, समझ गए। तुलना किससे होती है, तुलना बेस से। जिससे भी तुलना करनी होती है उसको अपन कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। जैसे मैंने प्रतिशत पढ़ाया था, मैं बार बार कह रहा था ये चीज़ें हमेशा काम आएंगी। तो जिससे भी तुलना होती है वो हमेशा बेस में आता है, नीचे आता है। और तुलना हमेशा किससे होती है, बेस से होती है। आज जैसे अपन बोले कि तुमने कितने घंटे पढ़ाई करी, तो जैसे सर मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई करी, तो इससे पता नहीं लगेगा था कितनी तुमने पढ़ाई की। तुम तो ये मुझे बताओ कल की तुलना में तुमने कितनी पढ़ाई करी। सर कम करी 2 घंटे। फिर तुमने काहे की पढ़ाई करी, कल तुमने 10 घंटे पढ़ाई करी थी और आज तुमने 8 घंटे पढ़ाई करी, तो मतलब 2 घंटों का तो तुमने नुकसान ही किया, है कि नहीं। तो 8 घंटे की असली परफॉर्मेंस कब पता लगी, जब पीछे से तुलना की। अगर पीछे से तुलना ही नहीं करते तो अपन को पता ही नहीं लगता, है कि नहीं। जैसे मान लो कल अपन 1 घंटे पढ़े और आज 8 घंटे, और यार गजब यार 7 घंटे एक दिन में, है ना। अब जैसे 7 घंटे
बहुत अच्छा। लेकिन अब जब कल ये चीज़ मैं पूछूंगा और तुमने बोल दिया सर मैंने तो 2 घंटे पढ़ाई करी, तो ग्राफ वापस कैसे आ गया, वो नीचे आ गया। अब ये ग्राफ कैसे बना, जैसे पहले पहले 1 घंटे करी, फिर 8 घंटे करी, फिर 7 घंटे, अरे यार ये तो डिक्लाइनिंग हो गया। तो ये पता कैसे चला, ये ग्राफ बना कैसे, क्योंकि अपन तुलना कर रहे हैं, एक बेस अपन ने फिगर लिए और उसे तुलना कर दे रहे हैं। फिर ऐसा करो सर आपने डांट मारी तो 12 घंटे, फिर सर ये 3-4 दिन स्टेबल रहा, ये फिर सर थोड़ा सा मोबाइल ज़्यादा देख लिया तो सिर दर्द होने लग गया, तो ज़्यादा नहीं सर, लेकिन मैं आ गया 7 घंटे पर। तो भी ये ग्राफ किसकी तुलना में बनता जा रहा है, ये इस यहाँ से बेस की तुलना में बनता जा रहा है। अगर इस बेस को अपन नहीं करें तो बताओ क्या अपन इसकी तुलना कर सकते हैं, क्या तुमने कम पढ़ा है ज़्यादा पढ़ा, नहीं कर सकते। यही चीज़ इकोनॉमिक्स में, मतलब अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर, कि एक आधार से तुलना करते हैं तो हमको पता चलता है कि अपनी अर्थव्यवस्था सुस्त हो रही है या चुस्त हो रही है, क्या हो रही है ना। तुलना करेंगे तभी पता लगेगा। जैसे कई बार आप अखबार में पढ़ना आपको जैसे सुनने को जैसे मिलता है कि मिर्ची अकड़ी, भिंडी उछली, है कि नहीं है, मतलब उनके प्याज में जैसे आता है, मतलब उनके भावों के अंदर जैसे जो होता है, तो मिर्ची अकड़ी, अकड़ी का मतलब अरे यार इसका तो भाव तेज हो गए, है ना। ककड़ी अकड़ी, अरे ककड़ी कैसे अकड़ी, अर्थव्यवस्था वाला पेज मोड़ लिखा हो ककड़ी अकड़ी, तो मतलब उसके भाव तेज हो गए। भिंडी उछली, तो अब उछला कैसे, जैसे भाई कल भाव थे 6 रुपये किलो, आज हो गए 18 रुपये किलो, अरे भिंडी क्या हो गई, है ना। जैसे अभी धनिया रुला रहा है तो कैसे, कभी फ्री में आता था, आज 400-600 रुपये किलो हो गया, है कि नहीं। तो धनिया उछला, तो अब धनिया कैसे उछलेगा, धनिया ऐसे उछलेगा, समझ गए, ये चीज़ है ना। तो ये बेस और प्रचलित, तो बेस हर चीज़ का एक बेस होता है। अभी जैसे अपन ने बताया, मैंने चर्चा करी, तो जीडीपी निकालने के लिए बेस ईयर क्या है, ये 2011-12 है। अब आप सोचो कि अगर ये बेस नहीं हो तो क्या हो, देख लो अभी अपन ने पिछले 5 मिनट चर्चा की, सर बेस नहीं है तो अपन तुलना ही नहीं कर सकते। क्या तुलना करने के लिए बेस जरूरी होता है, किधर जा रहे हैं। चाहे जैसे मैंने भी पढ़ाई वाला उदाहरण लिया, अकड़ी और उछली वाला उदाहरण लिया, अगर आपको पता ही नहीं हो कि भिंडी का भाव पहले क्या था, तो आप बता सकते हो क्या वो उछली है या नीचे, उसने नीचे जंप लगाया, किधर जंप लगाया, इसलिए बेस जरूरी है, समझ गए। तो बेस अपना क्या है जीडीपी का, 2011-12, ठीक है। तो एक बेसिक क्वेश्चन में से ये है। तो बेस क्या रखना है अपन को, जैसे अपन कॉलम से बनाते हैं बेस, अब जैसे मैंने छत डाली, इसको बेस देने के लिए मैंने क्या कर दिए, ये 2 फाउंडेशन लगा दी, मैंने लगा दी ना फाउंडेशन, तो फाउंडेशन लग गई, दोनों लगी कि नहीं लगी। अब यहाँ पे ये छत जो है ना, ये बिल्कुल स्थिर खड़ी है, अभी ये लेगी नहीं छत, क्योंकि इसके बेस मजबूत हो गए दोनों कॉलम। ऐसे ही याद रहेगा अपन को 2011। अब जैसे वित्त वर्ष के रूप में बोलते हैं तो 8 महीने, करीबन 9 महीने रहते हैं इस 2011 के, 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च वित्त वर्ष में ऐसे चलते हैं। लेकिन अपन को 2011 ही ध्यान रख लो। आपको फाइनेंशियल ईयर अपन हमेशा दोनों सालों में बना के लिखते हैं, 2011-12 अप्रैल से चालू होता है फाइनेंशियल ईयर और मार्च में खत्म होता है, 1 अप्रैल को चालू होता है वित्त वर्ष, ऐसे। तो आप सोचो कि सर क्यों परेशान करते हैं, अर्थव्यवस्था वाले ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, चलो कैलेंडर के साथ ही कर दो ना 1 जनवरी, भाई वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर कर दो ना। नई इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आता है दिमाग के अंदर, सर 1 अप्रैल क्या कर दिया, ये 9 महीने तो इधर के ले रहे हो, 3 महीने अगले साल के ले रहे हो, 11-12 इसको कैलेंडर वर्ष चलाते हैं ना अपन, 2011 जैसे 2023-24, है कि नहीं है। तो ये वित्त वर्ष में ऐसा होता है, क्यों है सर, अप्रैल से चालू और फिर वहाँ ख़त्म, है कि नहीं। तो ये जो कॉमर्स वाले होते हैं, फिर जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो उनसे पूछते हैं वाई फाइनेंशियल स्टार्ट्स एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल, वाई नॉट ऑन 1 जनवरी, मतलब 1 जनवरी, वाई नॉट फाइनेंशियल ईयर इज सिमेट्रिकल टू कैलेंडर ईयर। तो उसका फिर पढ़ के जाना होता है, नहीं तो अट्ठाएं। तो ढूंढना क्यों होता है ये, हाँ ढूंढना, लगाना इसका पता। चलो खैर आ जाओ, फाउंडेशन अपनी सर मजबूत हो गई, मज़ा आ गया। तो ये हो गया सर 2011 वित्त वर्ष हो गया। किसका, क्या पढ़ रहे हो, सबका नहीं है प्यारे, ये अलग अलग है। अभी अपन सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं, अभी WCPI पर WPI-CPI पढ़ेंगे उसमें अलग है, IIP पढ़ेंगे उसमें अलग है। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, GDP पढ़ रहे हैं सर, और वो भी स्ट्रेट GDP पढ़ रहे हैं, समझ गए, 2011-12। अब जैसे ये सवाल आता है कि सर 2011 ही क्यों रखा है, 12 कर देते, इसको आगे तो बढ़ाओ सर, कोविड आगे चला गया तो दुनिया बदल गई कोविड से, तो अपने ही बदल जाओ, है कि नहीं। तो ये क्या, ये डिपेंड करता है कई चीज़ों पे। जैसे फॉर एग्जांपल 2011 के अंदर अपना पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, तो नए आंकड़े आए थे, तो इसलिए 2011 रखा हुआ, ठीक है। तो पॉपुलेशन सेंसस एक बहुत बड़ी चीज़ थी, जिससे कि मतलब चीज़ें डिसाइड होती हैं, है नहीं। तो जैसे अपन आगे चीज़ें बढ़ेंगे तो वो और बताऊँगा, हालांकि मीडियम पॉपुलेशन काम में ली जाती है इनमें, लेकिन बड़ा फर्क, सबसे बड़ा चीज़ वो है,
और फिर जैसे अभी सरकार धीरे धीरे जैसे आ रही रिकमेंडेशन की चेंज किया जाए तो फिर जैसे क्या होता है कि बड़ा एक ही होता है कि भाई जैसे पे कमीशंस होते हैं उससे ही जुड़ा रहता है, तो नो डाउट पे कमीशन के बाद आ गया, लेकिन जो बड़ी बढ़ोतरी हुई वो 2010 के अंदर हुई, तो इसलिए बेस ईयर 2011 होता है। समझ गए? तो अपन को ये क्या ध्यान रखना, बेस ईयर ध्यान रखना 2011। समय समय पर चेंज होता रहता है, मतलब अमूमन 10-12 साल के बाद ये चेंज हो जाता है। तो लंबे समय तक अपन तुलना करते रहते हैं ना, तो एक वो इकोनॉमी की वो ग्राफ वो समझ में आती है कि इकोनॉमी किधर जा रही है। और अगर अपन पिछले ये बेस ईयर मान लो 2020 हो जाए तो पता नहीं चलेगा कि यार 2020 में तो कोविड के कारण सुस्त हो गई थी, है कि नहीं है, और फिर वो ऊपर बढ़ती बढ़ती तो भी पता चलो और देश तो तरक्की कर रहा है। अरे और पीछे से तो पता करो तो पता चले कोविड से पहले की स्थिति से तुलना करो तुम कहाँ थे। तो एक ये लॉन्ग ड्यूरेशन में आप तुलना करते हैं तो एक पूरी परफॉर्मेंस पता चलती। देखो एक तो ग्राफ मैंने इतना सा बना दिया, एक ग्राफ में यूं ऐसे दिखाऊं, ये ऐसे अरे ऐसे, तो कौन सी ग्राफ में कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको देख के? इसमें आ रहा है, क्योंकि सर इसमें एक लॉन्ग ड्यूरेशन की आपकी एक ट्रेंड पता लग रहा है कि आप किधर जा रहे हो। और इतने से में ये लो, इतने से इसमें पता ही नहीं लगा। इसके पहले की कहानी कहाँ है प्यारे, वो बता, उससे पता लगेगा। उसमें पता चला कि ये पहले ग्राफ ये था, तो इसका मतलब तुम तो गर्त में चले गए। पहले ग्राफ ये था और अब तुम इतना सा तो तुमने ये तो छुपा लिया इतना, और सिर्फ यही दिखाया कि सर ये लो बढ़ता हुआ हूँ, है कि नहीं है। तो जैसे मान लो कोविड वाला था, है ना, कोविड से पहले तुम यहाँ आ रहे थे तो तुम बोलोगे मैं तो जीरो से शुरुआत, सर इतना मेरा ग्राफ है। अरे नहीं, पहले तुम कितना पढ़ रहे थे और देखो फिर जीरो पे आ गए, तो मतलब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है इकोनॉमी में, तुम्हारी इकोनॉमी के अंदर। तो हम तुम्हारे निवेश नहीं करेंगे। जैसे एफडीआई वगैरह आता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो सोच समझ के करता है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन आपकी हेल्थ देखेगा, है कि नहीं है। जैसे आप कहीं भी जाओगे फॉर्म भरोगे तो पता है पिछले 5 साल में आपके निम्न में से कोई बीमारी हुई क्या, तो मतलब पिछले 5 साल से आप सही हो तो इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, आप इस सेवा के लायक हो। उसने ये थोड़ी पूछा कि पिछले 2 दिन में बीमार हुए क्या, तो 2 दिन में पता नहीं तुम एंटीबायोटिक खा रहे हो, दबाओ दो फेमोक्सिफिन और खाते जाओ 5 साल में बताओ हुए कि नहीं, 5 साल में पता नहीं, ऐसे समझ गए, ये चीज़ है। तो 2011 वित्त वर्ष और प्रचलित का मतलब हो गया करंट ये जैसे आ गया, समझ गए, है ना। ये प्राइसेज है 2011 के प्राइस, है ना, मतलब मार्केट वैल्यू जो होती है 2011 की मार्केट वैल्यू से तुलना करेंगे और करंट में करंट मार्केट वैल्यू से तुलना करेंगे, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ अब जैसे क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताई बेस ईयर, तो जैसे मैंने बताया कि अपने पिताजी बोलते थे कि और पहले 100 रुपये किलो घी आता था, एक किलो घी 100 रुपये का, सुना ही होगा आपने। जैसे कई बार जैसे छोटे थे तो जैसे गोलगप्पे खाने जैसे जाते पता थी, तो जैसे मम्मी ने पैसे सुना गोलगप्पे खाने जाऊँगा तो कितने, तो बोले 10 रुपये कितने आएंगे, 10 रुपये के 6 आएंगे, हाथ जैसे बोलते हैं। फिर जैसे मान लो दादी जी ने सुने हैं 10 रुपये के 6, और हमारे ज़माने में साल 1 पैसे के 50 गोलगप्पे आते थे, और यहाँ 10 रुपये के 6, और बाहर है कि नहीं। कोई पुराना आदमी सुना तो ये रिफ्लेक्शन आता है। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ इसी को अपन जैसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। क्या इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, है ना, मुद्रास्फीति। कहने का मतलब कि ये जो रुपए की क्रय शक्ति में जो कमी आ रही है या बढ़ोतरी हो रही है, इसको अपन बोलते हैं इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। जैसे मैंने बोला ना कि पहले यार 1 रुपये का 1 किलो घी आता था और आज 700 रुपये का, मतलब पहले 1 रुपये का 1 kg आता था, है ना। अब मात्रा वही है 1 kg, कोई 1 किलो के बाहर में कोई डिफरेंस नहीं हुआ है, लेकिन क्या हो गया, ये 700 रुपये किलो हो गया। घी वही है 1 किलो का बाहर, इसमें कोई घट बढ़त नहीं हुई है। ये ऐसा नहीं है कि पहले 1 किलो था आज 5 किलो हो गया, वेट उसका 1 किलो का सेम है, लेकिन देख लो रुपये, पहले वही 1 रुपया 1 किलो घी खरीद सकता था, अब आज वही 1 किलो घी खरीदने के लिए मेरे को कितने रुपए देने पड़ रहे हैं। तो मुझे बताओ कि अपने जो रुपए की जो क्रय शक्ति का मतलब उसकी खरीदने की क्षमता, जिसको अपन क्रय शक्ति बोलते हैं, वो रुपए की क्रय शक्ति घटी है कि बढ़ी है, घटी है ना। तो रुपए की जब क्रय शक्ति घटती है तो इसी को अपन इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति, कि रुपए की क्रय शक्ति में जब कमी होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं, है ना। आज जैसे अपन लेके घूम रहे हैं, जैसे मान लो मेरे पास 500 का नोट मैं लेके घूम रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं उस नोट को रख के भूल जाता हूँ कहीं पे, ठीक है। और जैसे आज 500 रुपये में जैसे अपन बात करें, जैसे ये बात कर ले 500 रुपये की, तो करीबन आधा किलो घी मेरे को मिल जाएगा। अब यही 500 का नोट मेरे को 20 साल बाद कहीं मिलता है, जैसे बुक में से, और बुक में 500 का नोट मिलेगा। अब मैं उसको जाऊँगा कि यार आधा किलो घी दे दो ना 500 रुपये का, तो बोलेगा हैं पागल, आधा किलो घी अब कहाँ से आएगा ये, अब तो तुम पाओ पर भी तो 100 ग्राम है ये कुछ वैसे ही है। जैसे 1 रुपये मैंने पहले छुपा के रख रखा था,
अब वो 1 रुपये, उस समय मैं 1 रुपये जाके देता दुकान में, भैया दे दो ना 1 किलो घी, और यार 1 किलो क्यों, तू चाहते हो 1 किलो 10 ग्राम दे दूंगा तेरे को, है ना। अब वो सिक्का मेरे को आज कहीं मिले दादी जी का रखा हुआ, और मैं उसको दुकान पे जाके दूँ, ये भैया 1 रुपये का घी दे दो ना, है क्या बोलेगा बता दो आप? पागल भी वो सोच समझ के बोलेगा, वो ध्यान ही नहीं देगा, वो झाड़ू लगाने लग जाएगा दुकान में। फैक्ट है ना। तो ये हुआ क्या, रुपए वही है लेकिन क्रय शक्ति कम हो गई। तो इन्फ्लेशन की जो टेक्निकल डेफिनेशन तो वो यही होती है कि रुपए की क्रय शक्ति में जब कमी हो जाती है तो उसको अपन इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब देखो ये क्या है, देखो स्थिर मूल्य था 2011 की बात कर रहे थे अपन, और प्रचलित मूल्य करंट की बात कर दिया 2023 में आ गए अपन। यही तो है ना, इन दोनों की अपन बात करें, स्थिर और प्रचलित की करंट, वर्ष तो दोनों यही है ना। अब मुझे बात बताओ, कभी आपने ऐसे देखा है कि कोई चीज़ सस्ती भी हो रही हो? है एक आध पैसे सस्ती हो जाए वो बात अलग है, लेकिन आज सस्ती हो रही तो पता चला 3 दिन बाद वो और ही महंगी हो जाएगी, है ना। वो एक पॉलिटिकल फैक्टर होता है, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेंड होता है वो क्या है, वो बढ़ता हुआ ही जाता है। समझ रहे हो, मतलब चीज़ें बढ़ती हुई जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रचलित जो अपन कभी भी कोई चीज़ देखेंगे तो वो सीधी सी बात है, आज करंट में बात है जैसे अपन मानो सोने के जैसे अपन मूल्य मानते हैं, नो डाउट जैसे कभी कम हो जाते हैं, लेकिन अमूमन जैसे अपन उसको एक लंबे ड्यूरेशन में देखें, पिछले 5 साल सोने के भाव की तुलना करें तो वो अपन को लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर वो ऊपर ही दिखाई देगा, वो नीचे नहीं दिखाई देगा। हाँ ये हो सकता है कि आज इतना है कल कम हो जाए, लेकिन फिर वो परसों जंप होएगा तो वो जो जितना भी कम हुआ था ना वो सारी बरोबरी कर लेगा उसकी। और फिर पिछले मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन में अपन तुलना करें, 2011 में सोने के भाव की तुलना करें और आज 2023 में करें तो क्या कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा? ज़्यादा ही मिलेगा। वो बात दूसरे की 2019 में कम हो गया था, 20 में ज़्यादा हो गया था, फिर 20 के अंदर कोविड के कारण फिर 21 में और कम हो गया। लेकिन लॉन्ग ट्रेंड देखें तो सर बिल्कुल डिफरेंट अपन को ऊपर ही मिलेगा ही। समझ गए? तो ये प्रचलित मूल्य जो होते हैं इन पे किसका प्रभाव होता है सबसे ज़्यादा? इन्फ्लेशन का। चाहे गुड्स देख लो, अब 2011 के अंदर जैसे मान लो कोई आप जैसे मोबाइल ही देख लो, जैसे खरीदा हो है, जैसे मान लो उस समय आपने सैमसंग का मोबाइल खरीदा, ठीक है, स्मार्टफोन। अब वही स्मार्टफोन एक बार आप बाजार में लेने जाओ तो जैसे बाई चांस जैसे मान लो वो मॉडल आ रहा हो तो क्या उसी रेट में मिलेगा? मुझे बताओ, नहीं मिलेगा। वही मॉडल आज क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो ये ज़्यादा कैसे हुई? ज़्यादा पर बोलते ज़्यादा पैसे का आ रहा है सर, तो पैसे का मतलब वही पैसे की क्रय शक्ति। भाई वो मॉडल मेरे को उस समय 2000 रुपये मिल गया था फीचर फ़ोन, आज उसी का मैं स्मार्टफोन लेता हूँ तो वो सर उतने में नहीं है। सेम ही फ़ोन जैसे अगर अपन ले तो वो उतने में नहीं मिल रहा। तो कहने का मतलब नहीं मिल रहा तो मतलब क्या हो? दुकानदार वही है, खरीदार वही है, बदलाव किस में हुआ है? वो जो पैसे हाथ में पैसे हैं उसमें बदलाव, उसकी क्रय शक्ति में बदलाव हुआ है। भाई आप लेने गए फ़ोन तो ये थोड़ी कि उसने दुकानदार ने आपको बोल दिया कि 10 दंड बैठक ज़्यादा लगाओ या 10 पुशअप लगा के दिखा मेरे को, ऐसा बोला क्या उसने? उसने तो बोला भाई पैसे दे दो, ले जाओ, है कि नहीं है? तो पैसे उतने होने चाहिए मेरे पास, 2011 वाली कीमत नहीं, प्रचलित कीमत। तो अपन बोलते हैं यार ये तो पैसे भी तो महंगा हो गया, बोलते ना तो महंगा हो गया यार फ़ोन। तो महंगा क्या? महंगा पैसे, अब ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तेरे को। तो यही चीज़ है, ये प्रचलित मूल्य पे जो निकलती है वो सब्जेक्ट टू क्या होती है? सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन होती है। समझ रहे हो? क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन देखो तीसरा चौथे नंबर का है कि प्रचलित मूल्य हमेशा ज़्यादा क्यों होते हैं? दिख रहा है? शायद 5वां क्वेश्चन होगा आई थिंक। ये फिगर्स पूछी उसके बाद है ना किसना? 5वां ये सर नहीं, ये नहीं, स्थिर वाली बात करो यार। कैसे नहीं है? बनाए तो मैं नहीं है ना। फिर भाई स्थिर अनुमान कम क्यों होता है, या यूं कह दो कि प्रचलित अनुमान ज़्यादा क्यों होता है? प्रचलित अनुमान ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि प्रचलित अनुमान सब्जेक्ट टू क्या होता है? उसमें किस चीज़ का एडजस्टमेंट किया होता है? किस चीज़ का एडजस्टमेंट होता है? इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट होता है। कि स्थिर मूल्य जो होते हैं ना उनमें इन्फ्लेशन प्लस या माइनस का, तो इन्फ्लेशन तो हमेशा प्लस ही होता है। तो स्थिर मूल्यों के अंदर जब इन्फ्लेशन जोड़ते हैं ना अपन, तब निकल के आता है क्या? प्रचलित करंट। भाई बेस और करंट में डिफरेंस कौन क्या कर रहा है? डिफरेंस मतलब किस चीज़ कौन फर्क डाल रहा है? इन्फ्लेशन ही तो फर्क डाल रहा है। अगर उस रुपए की क्रय शक्ति में कोई गड़बड़ नहीं हो तो बेस भी वही होती है, राज वो भी वही होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है ना। जैसे ऐसे रटने से थोड़ी हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था, याद करो क्या करा था, 8, 45, 115। अब जहाँ से खत्म हुए वहीं से चालू होना है, अब 15 और फिर 28, 38, 5। तो पहले तो ये देख लो, इसमें अंक देख लो, इसमें अंक देख लो, इसमें अंक ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये हर फिगर में भी अपन नीचे देखेंगे तो सब में ज़्यादा मिलेगा। ये
ऐसा क्यों? क्योंकि सर प्रचलित जो है वो सब्जेक्ट टू क्या होता है, मतलब उसके अंदर इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट किया हुआ होता है। स्थिर पे आपने जैसे स्थिर ले लिया 8 रुपए, अब यही अपन जैसे प्रेजेंट में देखेंगे तो 16 रुपए दिखा, तो ये +8 क्या हो गया इसके अंदर, ये क्या है, एडजस्ट किया आपने, क्या किया, ये इन्फ्लेशन एडजस्ट किया है सर। समझ गए चीज? ये क्वेश्चन आता है, ये फैक्चुअल मतलब फैक्ट जैसे बोलते हैं तो इसका इंटरप्रिटेशन कि वाई करंट प्राइसेस आर ऑलवेज ग्रेटर देन बेस ईयर, और वाई फिगर्स ऑफ डेटाज ऑफ बेस ईयर आर लेस देन करंट ईयर। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन। समझ गए? एक दो चीज ये है। फिर दूसरा क्या है, एक तो अपन ने मुद्रा की बात करी, फिर दूसरा क्या है कि जैसे अपन अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुझे एक बात बताओ, 2011 के अंदर फॉर एग्जाम्पल भारत देश 100 मोबाइल बना रहा था, तो क्या 2023 के अंदर भी 100 ही मोबाइल बना रहा होगा? मुझे बताओ, ज़्यादा बना रहा होगा, सीधी सी बात है। तो दूसरी चीज़ क्या होती है कि एक तो मुद्रास्फीति, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन आता है और जो हमेशा बढ़ता ही हुआ होता है, और दूसरा जो एक मात्रा जो है, मात्रा लिख लो, मात्रा जो है, उत्पादन की जो मात्रा है वो भी हमेशा बढ़ती हुई जाती है देश के अंदर, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो भाई मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे नहीं समझे मेरी चीज को? बस यही। अब जो उसका आंसर लिखोगे ना, किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का, कि क्यों वो कम होती है, क्यों प्रचलित ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि प्रचलित मूल्यों के अंदर मुद्रा है, मुद्रास्फीति व उत्पादन की मात्रा एडजस्ट की जाती है। ये एडजस्ट का मतलब हो गया प्लस की जाती है ना भैया। आप लोगों की जोड़ी जाती लिख दो कि मुद्रास्फीति व उत्पादन का स्तर या उत्पादन की मात्रा जोड़ी जाती है, इसीलिए वो स्थिर मूल्य कम होते हैं और प्रचलित मूल्य ज्यादा होते हैं। समझ गए? देखो जैसे क्या है, इधर देखो एक बार, जैसे देखो पहले अपन 10 मोबाइल बनाते थे, मतलब ये 2011 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वो एक मोबाइल 9 रुपये का बिकता था। 10 तो मोबाइल थे, मतलब ये तो संख्या, ये तो मात्रा अपनी है ना, मात्रा, और ये उसका मूल्य है, ठीक है। तो अपने देश की अर्थव्यवस्था थी 90 रुपये, अपना जीडीपी जो था ना वो 90 रुपये था। स्टेट देश की बात करें वो राज्य की बात होगी। अब अपन जब 2023 के अंदर आए ना, तो ये उत्पादन का स्तर सेम थोड़ी रहेगा, मुझे बताओ, बढ़ाएंगे, तो ये हो गया 20, 10 के 20 कर दिया अपन ने, और ये जो 9 रुपये का मोबाइल जैसे आया करता था ये हो गया 18 रुपये का। तो अब कितने निकल के आ गई मेरी जीडीपी? तो अब क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, क्वेश्चन ये है कि स्थिर मूल्य पे जो जीडीपी होती है वो करंट प्राइसेस पे जो जीडीपी होती है उससे कम क्यों होती है, करंट प्राइस वाली ज़्यादा क्यों होती है? क्यों हुई? क्योंकि सर इसमें मात्रा व मुद्रा का जो मुद्रास्फीति जो उसको एडजस्ट किया जाता है। तो देखो एडजस्ट किया कि नहीं किया, 10 की 20 हो गई थी मात्रा, मूल्य जो था वो 9 का 18 हो गया था, तो ऑटोमेटिक ये 90 का 360 हो गया। दोनों चीजें साथ चलती हैं भाई। मूल्य किसका होएगा? मूल्य उत्पाद का ही तो होएगा, ऐसे मूल्य को अपन कहाँ लेके घूमेंगे? समझ रहे हो? तो उत्पाद व उत्पादन का स्तर है ना, और रुपए की जो क्रय शक्ति है, जो मुद्रास्फीति है, उसको एडजस्ट किया जाता है, इसलिए ये प्रचलित मूल्य ज्यादा मिलता है। समझ गए ये चीज? अब पेज नंबर आप निकालो 1, मतलब ये तो रोमन नंबर पढ़ रहे थे, अब निकालो 1, चैप्टर नंबर 1 है ना, उसका पेज नंबर 1 मिल गया। यहां पढ़ो, देखो ये चैप्टर नंबर 1 ऐसे दिखाई देता है, यहां पढ़ो, ये जो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर। समझ गया? दिख रहा है यहाँ? अब इसको पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद समय के साथ वास्तविक आर्थिक विकास को प्रकट नहीं करता है, क्योंकि इसमें निम्नलिखित का सामूहिक प्रभाव सम्मिलित है। पहला, वस्तुओं एवं सेवाओं की किसमें परिवर्तन? मात्रा पे गोला लगा दो, मात्रा में परिवर्तन, तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के क्या है आगे? कृष्ण क्या है? मूल्य। बस। और फिर ऊपर ये लाइन लिखे कि ये वास्तविक नहीं होता है, उस वास्तविक पे गोला लगाओ, वास्तविक पे गोला लगाओ। तो एक तो अपन ने जान लिया कि ज्यादा क्यों होती है। अब इन दोनों में से कौन सही होती है, मतलब असली चीज बताओ कि सर असली क्या है। तो देखो असली तो बेस ही है जो हिला नहीं है ना। ये जो करंट वाले हैं ये तो इन्फ्लेशन पे टारगेट है, इन्फ्लेशन से एडजस्ट होते हैं, ठीक है, तो इसलिए वास्तविक नहीं होते हैं, प्रचलित मूल्य वास्तविक नहीं होते हैं। बेस ईयर जो है वही आपकी असली कहानी बताता है कि बेस ईयर की तुलना में आप कितने गए हो,
वो बता दो हमको। तो समझ गए? तो ये क्वेश्चन आता है ये वाई। अब देखो इसको क्या क्या शब्द है, पहले एक बार सुन लो। जैसे स्थिर है ना, स्थिर को अपन हिंदी में आधार और बोलते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल नोट कर लेना, तो आधार और मूल्य वो ध्यान रहेगा आपको। देखो ये जो स्थिर है ना, इसको हिंदी में आधार वर्ष और बोलते हैं। आधार। प्रचलित को कई बार चालू मूल्य बोल देते हैं, वर्तमान मूल्य बोल देते हैं। वर्तमान ज़्यादा यूज आता है ना। ये जब अपन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, जो करंट वाली दर्पण के अंदर, उसके अंदर आएंगे ये सब, ठीक है। आधार पढ़ लो, सॉरी ये है ना, ये हो गया चालू, हो गया वर्तमान, हो गया। इंग्लिश में इसको अपन को बेस ईयर बोलते हैं, ठीक है। और वर्तमान चालू को जैसे अपन जानते ही अपन करंट बोलते हैं, करंट, ठीक है ना। ये तो हो गए एक साधारण भाषा वाले नाम, ठीक है। अब एक बहुत ही ज्यादा एक टेक्निकल शब्द आता है, जो मतलब जिसको अपन इकोनॉमिक्स की दृष्टि से जैसे जो शब्द यूज में आता है, ठीक है। वो क्या है? वो है ये शब्द रियल, और दूसरा है नॉमिनल। रियल। अब जैसे रियल को अपन क्या बोलते हैं कि जैसे अपन बोलते हैं कि अरे यार वो है ना 14 घंटे पढ़ता है यार, तो अपन है ये रियल में है क्या, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये रियलिटी है क्या, या तुम फेंक रहे हो? नहीं नहीं, ये रियल है। तो ये रियल का मतलब क्या हो गया? वास्तविक। ऐसे डरते क्यों हो? आपसे तो पता नहीं यार, तो इकोनॉमिक्स से पता नहीं रियल को क्या पढ़ते बोलते हो, पता ही नहीं। अरे वास्तविक ही है वो, है ना। अपन क्या डर जाते हैं, तो डरने से भी डर के आगे तो हार ही हार है, और डर के आगे डर को जीत लिया तो जीत ही जीता। वास्तविक, है ना। रियल मतलब वास्तविक। और नॉमिनल का मतलब क्या होता है? जैसे नॉमिनल का मतलब जैसे आप बोलते हो, जैसे टोकन कट, नॉमिनल कट, तो इसको अपन जैसे बोलते हैं आभासी। आभासी, है ना। लेकिन ये वर्ड दोनों इंग्लिश के, रियल को रियल ही लिखते हैं वो, नॉमिनल को नॉमिनल ही लिखते हैं, है ना। देखो ये वर्ड बहुत ज़्यादा काम में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बात बताऊँ, जैसे देखो ये मतलब कैसे, अगर आपको कोई चीज़ आती है तो कैसे मतलब आप चीज़ों को इंटरप्रेट करना सीखते हो। जैसे क्या था, जैसे कई बार बोलते हैं, है ना, राजनीतिक लोग जैसे बोलते हैं, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, आपने सुना ही होगा करंट में कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। बोला नरेंद्र मोदी ने 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। कहने का मतलब है जो आय तुम्हारी 2011 के अंदर 2 रुपए, मैं उसको 2022 में कितनी कर दूंगा? 4 कर दूंगा। कर दिया। यही बात आई किसके कान में? एक अर्थशास्त्र की बात कान में, यार मोदी ने बोला 2 की 4 कर दूंगा, है ना। आई। अब अर्थशास्त्री क्या बोलता है? मुझे तो ये बता दो तुम कौन सी आय की बात कर रहे हो? तुम इस वास्तविक रियल आय की बात कर रहे हो या नॉमिनल आय की बात कर रहे हो? अगर रियल आय 2 की 4 होएगी तो मजा है, अन्यथा अगर तुम उस नॉमिनल आय को करोगे, तो नॉमिनल आय को तो करो या मत करो, तो वो तो ऑटोमेटिक ही बढ़ेगी। भाई जैसे मान लो कुछ मत करो, तुम कोई प्रयास मत करो फार्मर की आय बढ़ाने का। ये 2 जो है ना, यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ इस रियल आय की, और ये जो 4 है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ इसकी नॉमिनल आय की। तो मुझे बताओ, सरकार कोई भी प्रयास नहीं करे तो क्या 2 के 4 नहीं होंगे? क्या अपने आप हो जाएंगे? क्योंकि भाई कुछ भी नहीं करे तो मेरी आय, जैसे मान लो आज मेरी आय 10,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, और मेरे को 2010 पिछले से तुलना करनी 2011 से, आज 2010 है, और उसको मैं पहले की तुलना के अंदर ले जाऊं, ठीक है। तो वो करंट प्राइस में से अपन देखें तो उसमें मैं कुछ भी नहीं देखूं तो भी वो पहले की तुलना में मेरे को बढ़ी हुई मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि सर मुद्रा का अपन देखते हैं इन्फ्लेशन हुआ है, क्रय शक्ति घटी है, तो हमेशा वो आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी आपकी, लेकिन वो आभासी है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो इकोनॉमिस्ट ये बोलते हैं फिर कि पहले तो आप बताओ, आप रियल इनकम बढ़ा रहे हो या नॉमिनल इनकम बढ़ा रहे हो? मज़ा कब आएगा? जब वो रियल इनकम में बढ़े। नॉमिनल इनकम तो बढ़ी नहीं बढ़ी बरोबर है, क्योंकि नॉमिनल इनकम तो क्या है, इसमें तो इन्फ्लेशन और मात्रा बढ़ती है हमेशा, तो वो वास्तविक नहीं होती। वास्तविक क्या है? वास्तविक बेस है। इन्फ्लेशन तो क्या है, सब्जेक्ट बहुत चीज़ें होती है इन्फ्लेशन में। जैसे मानसून अच्छा आ गया तो कंपेरेटिवली इतना इन्फ्लेशन नहीं होएगा, मानसून अगर अच्छा नहीं होता तो हर चीज़ बढ़ जाती। अब देखो मानसून आना भी ज़्यादा भी खतरनाक है। अब जैसे धनिया देख लो, कहाँ 4 रुपये किलो आता था, आज कहाँ 400 रुपये किलो हो गया, तो बारिश ऐसे। तो वो सब्जेक्ट, इन्फ्लेशन तो कई चीज़ों पे सब्जेक्ट है ऐसे। आज जैसे मान लो गल्फ वार हो जाए, सऊदी अरब पे हमला हो जाए, किसी देश पे हमला हो जाए, तो आज जो अपन देख रहे हैं पेट्रोल करीबन 110 रुपये लीटर के लगभग है, वो हो जाएगा 200 रुपये लीटर, है कि नहीं? तो इन्फ्लेशन सब्जेक्ट टू टाइम है, सब्जेक्ट टू कंडीशन है। तो नॉमिनल इनकम तो हमेशा ही बढ़ेगी। बढ़ानी है तो क्या बढ़ाओ? बेस ईयर में जो उनकी इनकम थी
अब 2022 में तुम जो इनकम कर रहे हो बेस ईयर की तुलना में बता दो मेरे को, तो बढ़ी है घटी है, वो बढ़ेगी ना तभी अपन बात करें। तो जैसे फिर ये जैसे इनकम में आया, फिर ये इंटरेस्ट रेट के अंदर आता है, जैसे बताता है इंटरेस्ट रेट बढ़ी नहीं घटी, ब्याज दर जैसे पूछते हैं तो पूछते हैं कि तुम रियल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हो। तो जैसे मान लो 2011 के अंदर ब्याज दर 9 थी हैं, आज जैसे अपन बात कर रहे हैं कि 18 हो गई ब्याज दर, तो ये क्या अब जैसे नॉमिनल है वो तो बढ़ेगी बढ़ेगी, बेस से जैसे अपन तुलना करेंगे तब पता लगेगा कि ये ब्याज दर के अंदर कितना डिफरेंस हुआ है नहीं हुआ। तो बेस उस साल जो उस 9 रुपये की वैल्यू थी उसी फैक्टर से इसके गुणा करो, जैसे मनी मल्टीप्लायर्स आते हैं जहाँ अपन फैक्टर निकालते हैं, तो उसी फैक्टर से गुणा करके देखेंगे, तब अगर वो उसमें बढ़ोतरी आ रही है रियल इनकम में तभी अपन बोलेंगे कि हाँ भाई वाकई में वो विकास है। तो फार्मर्स की इनकम बढ़ानी है तो रियल इनकम बढ़ाओ तभी वो बढ़ेगी, नॉमिनल इनकम बढ़ने का कोई सेंस नहीं है। तो ये जो अभी आपने लाइन पढ़ी ना, इसको आप वापस पढ़ो, क्या लिखा हुआ इस लाइन पे, क्या लिखा हुआ था इस लाइन पे, प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू अनुमान समय के साथ क्या है, क्या वर्ड है, समय के साथ वास्तविक पे गोला लगाओ, वास्तविक आर्थिक विकास को क्या नहीं करता, प्रकट नहीं करता। मिल गई गगन, इस पैराग्राफ में पढ़ो, यहाँ ये स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इस फर्स्ट पैराग्राफ का लास्ट ये है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हाईलाइट कर लो। अब देखो एक्चुअली क्या है, देखो आरपीएससी के क्वेश्चंस का इतना स्टैंडर्ड नहीं होता है ना, आप जैसे यूपीएससी का पेपर उठा के देखोगे, मेंस पेपर देखोगे, तब आपको ये चीज़ समझ में आएंगी ये क्या लिखा हुआ है। नहीं तो स्टूडेंट देखता है वास्तविक प्रकट नहीं करता तो काट दो इसको, तो लाइन किसी काम की नहीं है, मतलब बेसिक जैसे पढ़ेगा ना, वास्तविक प्रकट नहीं कर रहा, फिर मैं क्यों पढ़ूँ जब ये वास्तविक ही नहीं प्रकट कर रहा था, समझा ना। ऐसे जैसे स्टूडेंट देखता है 1935 अधिनियम का आधे से ज़्यादा भाग तो लागू ही नहीं हुआ, अरे तो लागू नहीं हुआ तो मैं पढ़ूँ कि इसको काट दो, तो काम का ही नहीं। अरे फिर फटी क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान का आधे से ज़्यादा भाग 1935 अधिनियम की हूबहू कॉपी है, तो सर वहाँ तो लिखा हुआ तो लागू ही नहीं, अरे वो तत्काल समय में लागू नहीं हुआ था बुद्धू, तो इसमें तो छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया तो ले भुगत ले। प्री मेंस में हमेशा क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट लो, आरबीआई लो, अपने प्रोविंशियल सिस्टम लो, सब कुछ किसकी देना, आज बाई कैमलियर अपन कैमरियल देखते हैं, द्विसदनीय सनातन व्यवस्था, सब उसी की देने सेंटर में। सर मैंने तो छोड़ दिया था उसमें, जैसे ही सर पढ़ने का मन तो बहुत था, जैसे मैंने लेकिन लेके बैठा 1935 अधिनियम का, दूसरी लाइन उसमें भिड़ती लगी हुई थी, इस अधिनियम को लागू नहीं किया, तो मैंने देखा एग्जाम में नहीं आएगा, छोड़ दिया। तो दुनिया इतनी भोली नहीं है, क्या है समझ गए अब क्या है ऐसे ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो वो जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है ना, उसका जवाब आपको मिल चुका, 7 का तो मिल ही चुका, अभी सकल और शुद्ध और बता देते हैं, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन मिस है, अब जिसको उसको एडिट करूंगा ना, तो वो क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रचलित मूल्य जो है अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्यों नहीं दर्शाते हैं। ये सारे क्वेश्चन नहीं है ना, ये वाला नहीं है, जोड़ लो। मैं और इसमें अगला क्वेश्चन नहीं जोड़ेंगे कि प्रचलित मूल्य अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्यों नहीं दर्शाते हैं। ये उस पेज नंबर 1 पे लिख लो, है ना, चैप्टर 1 के ऊपर ही लिखो इस क्वेश्चन को, जिससे कि अपने वो आंसर वहीं मिलेगा उसका। ये तो मेरी जान खाओगे, सर बताओ ना कौन से पेज पे आंसर। क्या क्वेश्चन बोला कि प्रचलित मूल्य अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्यों नहीं दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 का ही एक दूसरा रूप है पूछने का। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि स्थिर मूल्य क्यों कम होते हैं प्रचलित से, है ना। और इसी का दूसरा रूप क्या दे दिया अपन ने कि प्रचलित मूल्य वास्तविक स्थिति क्यों नहीं दर्शाते हैं। तो जब आपको 7 का आंसर आएगा ना, तभी अपन 8 वाला आंसर लिख सकते हैं जो अभी अपन ने क्वेश्चन क्रिएट किया है, नहीं तो आप नहीं लिख सकते, क्योंकि आंसर सेम है दोनों का। भाई ज़्यादा क्यों होता है प्रचलित, क्योंकि उसमें मुद्रा का मूल्य और उत्पादन की जो मात्रा है वो एडजस्ट होती है, इसलिए प्रचलित ज़्यादा होते हैं। और वास्तविक क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें मुद्रास्फीति और उत्पादन की मात्रा सम्मिलित होती है, इसलिए वो आभासी होता है। आभासी मैंने वर्ड लिखा था ना नॉमिनल, इसलिए वो नॉमिनल होता है। जो क्वेश्चन क्या लिखा आपने, प्रचलित मूल्य वास्तविक, है ना, वास्तविक में नीचे लिख लो कि रियल क्यों नहीं होते। रियल क्यों नहीं होते, भाई रियल तो ऊपर वाले थे ना बेस यार, रियल क्यों नहीं होते या नॉमिनल क्यों होते हैं। भाई रियल क्यों नहीं होते समझ रहे हो ना, नहीं समझे, भाई रियल तो बेस थे ना। और फिर मैंने स्लैश करके लिखा है कि नॉमिनल क्यों होते हैं, इनको नॉमिनल क्यों बोलते हैं, आभासी क्यों बोलते हैं। आंसर दोनों का सेम ही है, वैसे एक कान यूं पकड़ा एक घुमा के पकड़ा अपन ने। भाई क्वेश्चन ये है कि रियल फिगर जो है, जैसे ये प्रचलित मूल्य पर जीडीपी जो है
वो रियल क्यों नहीं होती। तो यहाँ तो नहीं बोला अपन ने, या मैंने ये पूछ लिया कि प्रचलित मूल्य को नॉमिनल क्यों बोलते हैं, आभासी क्यों बोलते हैं। आभासी का मतलब ये तो होता है कि वास्तविक नहीं है, आभासी वर्चुअल रियलिटी जो अपन बोलते हैं कि वो रियल नहीं है भैया, वो क्या है, वो फिक्टिशियस है, वो आभासी है, वो नॉमिनल है। समझ गए इतनी चीज, ये चीज समझ में आ गई। तो अपन को स्थिर देख लिया और पसली देख लिया, बेस ईयर देख लिया 2011-12, समझ गए। अब मुझे बताओ, मेरी तरफ देखो, जब अपन अभी पढ़ रहे थे सकल घरेलू उत्पाद, है ना, और अपन ने 2 पढ़े थे, स्थिर पे और प्रचलित पे, 2 पढ़ लिया अपन ने। स्थिर पे कितने थे, मेरी तरफ देखो, बस 8:45 100 को फ्लो में बोलना है। इधर देखो करण, उधर मत देखो, मैं देख रहा हूँ सभी की तरफ। और फिर प्रचलित मूल्य पे कितना था, 15, 28, 38, खत्म। अब तो बहुत होशियार हो या 10 बहुत तेज है आपकी, है ना। ऐसे होशियार ही रहेगा यार, ऐसे थोड़ी है कोई, है ना। हनुमान जी देखो उड़ सकते थे, समझ रहे हो, वो टैलेंट उनके अंदर इनबॉर्न था, लेकिन उनको पता नहीं था कि मैं उड़ सकता हूँ। लेकिन जब उनको वो शक्ति याद दिलाई गई, यू कैन फ्लाई, तो है करके देखो ना, अरे यार तो मजा, तो ऐसा आप सब उड़ सकते हो, बस क्या है थोड़ा सा याद दिलाना पड़ता है। तो ये चीज़ है, देखो अपन सब शक्तिमान है, समझ गए ये चीज़ यहाँ। अब देखो थोड़ा सा है ना, ये 1 पढ़ लिया अपन ने। अब है ना इसकी ये इस 5 नंबर पैरामीटर पे आओ, इंडिकेटर पे, 5वें इंडिकेटर पे, 5वें पे 2 3 4 छोड़े नहीं है, अभी क्रम में पढ़ेंगे। 5 पे आ गए, 5 पे अपन ने क्या देखा, 5 वाले की सिर्फ हेडिंग पढ़ो एक बार। शक्तिमान इधर देखो, है ना, अभी है ना, अभी जैसे मैं मानता हूँ उड़ सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा एक बार ट्रेंड हो जाओ, फिर आराम से उड़ना है कि नहीं है। अभी तो मतलब थोड़ा सा उड़ो, मतलब 1 फुट उड़ो, समझ गए, फिर थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा ना, फिर 100 फुट उड़ान भरना। अभी 1 फुट पे उड़ो थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है इधर देखो, क्या लिखा हुआ है, कहने का मतलब इतना तो सब कुछ सेम है, ये जो मैंने ये छुपा दिया ना, उतना तो सब कुछ सेम है ना। ये एक वर्ड, अब फर्स्ट वाले की हेडिंग वापस पढ़ो, पहले वाले सूचकांक और 5 नंबर वाले सूचकांक में फर्क क्या है। ऊपर वाला तो क्या है, सकल है, और नीचे वाला क्या है, शुद्ध है। कहने का मतलब, और इंग्लिश में ऊपर वाला ग्रॉस है, नीचे वाला नेट है, समझ गए, ये चीज है। अब देखो ये ग्रॉस मतलब सकल, और ये लिखता हूं, एक तो है सकल, ये वो शक्ल नहीं है रुपये वाली सकल, और एक अपने देखा शुद्ध, ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं ग्रॉस, और इसको अपन बोलते हैं नेट, ठीक है ना। अब देखो जैसे क्या होता है, जैसे अपन तो देसी भाषा में बात करते हैं, आपसे तनख्वाह पूछी तो सर है ना, देखो वैसे तनख्वाह तो मेरी 10,000 रुपये है ना सर, लेकिन क्या है सर, करीबन है ना 2,000 रुपये पीएफ के कट जाते हैं, ठीक है, 2,000 रुपये मेरे पीएफ के कट जाते हैं, ठीक है। तो मेरे को कितने मिलते हैं इन हैंड, कितने, जैसे बोलते हैं कैश इन हैंड, सैलरी इन हैंड कितनी आती है, 8,000 रुपये आते हैं। नेट सैलरी कितनी है वो बताओ, ठीक है। ऐसे करके जैसे आप गांव में जाते हो ना, तो जैसे वो पूछते हैं कि भाई कत्ता मिले थे तने, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो जैसे अपन बोलते हैं कि कट पिटा के, अरे कट पिटा के नहीं तन कुल कत्ता मिले थे, आप बताते मन तो है कि नहीं। फिर हस्बैंड वाइफ दोनों सर्विस में हो, भाई तने ज़्यादा मिले थे, 5 दिन ज़्यादा मिले थे, है कि नहीं, तुलना करते हैं ना ऐसे। तो उनको तो किससे मतलब है, इससे मतलब। अपन उनको बोले ना कि जीपीएफ के कट गए, एनपीएस के कट गए, बीमा के, अरे भाई तो भाई मैं तो बता कत्ता मिले थे कुल थाने, बात करते कि नहीं करते, तो कत्ता है कितने, ग्रॉस कितनी है, समझ गए। लेकिन फिर अपन एक प्रूडेंट तरीके से बात करें कि 10,000 तो इन हैंड नहीं आए ना, फिर अपन मनी मन में बात करते हैं कि काका जी पूछ तो लिया कत्ता मिले थे, लेकिन जीपीएफ भी कट जाते हैं सर, ईएमआई चल जाती है 5,000 है, क्या करूं सर, फिर अब कितने आए हाथ में। अब मैं काका जी को कैसे बताऊं कि काका जी हमारी तनख्वाह 3,000 से, काका जी को तो किससे मतलब है, 10,000 से, समझ गए। तो ये 10,000 तो ये हो गई, लेकिन शुद्ध क्या हुई, इन हैंड कितनी आई, 3,000। तो पहली तो चीज अपन ने ये समझी कि ये दोनों सेम नहीं है, 10,000 और 3,000। क्या ज्यादा है 3,000 10,000 से, कैसी बात करो सर, कम है। कम क्यों, क्योंकि इस बीच में सर फिल्टर लगा दिया, जीपीएफ चला गया, बीमा चला गया, एनपीएस चला गया, ईएमआई चली गई, सब चली गई, तो अब नेट कितनी बच गई, 3,000 बच गई। तो नेट हमेशा क्या होती है, कम होती है,
तो ये तो बात करी अपन ने इनकम अपने संदर्भ में, यही चीज़ लागू होती है देश के ऊपर। देश के ऊपर कैसे, जैसे अपन बात करें अभी अपन ने देखा था कि भाई अपन जब ये जीडीपी पढ़ रहे थे तो अपन ने वो जीएसटी मैंने बोला था कि देश में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का जो मूल्य होता है उसको अपन जीडीपी से अपन संबोधित करते, बोली थी ये चीज़। तो अब मुझे बताओ, मैंने बोला वस्तुएं, तो वस्तुएं जैसे अपन ने कार बनाई कार बनाई। अब जैसे कार बनाई अपन ने, जैसे अभी कार खरीदी अपन ने, बनी बनाई, अब आप चाहे उसको, जैसे कार अपन ने बनाई खरीदी अभी, फॉर एग्जांपल जैसे वो 1 लाख रुपए की आई है ना, अब चाहे आपने उसको चलाई ही नहीं हो कुछ भी, ठीक है, और अगले दिन ही आप उसको बेचते हो, तो क्या उसके 1 लाख मिल जाएंगे क्या, मुझे बताओ? चाहे उसके 95,000 मिले, लेकिन मिलेंगे किससे कम, 1 लाख रुपए से, चाहे अगले दिन ही बेचो, ऐसी कैसी खड़ी हुई हो। तो इसका क्या मानने का मतलब है कि हर चीज़ के अंदर क्या होती है, जैसे आपने उसको थोड़ी चला के बेची 3-4 दिन चला ली, फिर कि पसंद नहीं आई यार, जैसे ली थी ना मैंने थार, तो उसको 2-3 दिन चला ली, फिर पता लगा कि यार वो तो 3 डोर थी, फिर 5 डोर आ रही है, मैं इसको बेच रहा हूँ 3 दिन में, इन 3 दिन में चली ना, चलती तो क्या हुआ, वो घिसावट, डेप्रिसिएशन हुआ। तो कहने का मतलब फिर उसका डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जो थार तुमने 1 लाख की खरीदी थी, अब उसके अंदर क्या माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, जिसको हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, ह्रास, घास नहीं, ह्रास, डेप्रिसिएशन, समझ गए, अवमूल्यन जो उसका हो गया। तो कार 1 लाख की खरीदी थी भैया, 10,000 रुपये डेप्रिसिएशन का माइनस कर दो, तो कितने की दूंगा मैं तुमको, अब कितने में खरीद रहा हूँ सेकेंड हैंड, 90,000 की। तो ग्रॉस में से जब अपन डेप्रिसिएशन माइनस कर देते तो वो क्या निकल के आता है, वो नेट निकल के आता है। अब मुझे बताओ कि नेट क्या ग्रॉस से हमेशा बड़ा होएगा या हमेशा छोटा होएगा, कम ही होएगा, क्योंकि हर चीज में क्या होता है सर, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ह्रास होता है। अगर आप उस गाड़ी को ऐसी की ऐसी लाके खड़ी कर दो, ऐसी की ऐसी, तो भी उसमें क्या हो गया, ह्रास, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, तो डेप्रिसिएशन उसमें माइनस, क्योंकि हर वस्तु क्या है, अर्थव्यवस्था, जैसे आप पूछोगे सर क्यों हुआ सर, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हर वस्तु किसके लिए बनी है, उपभोक्ता के लिए, उपभोग के लिए बनी है ना। हर वस्तु अपने आप में फ्रेश गुड है, किसी न किसी स्टेज पे जाके वो कंज्यूम होगी, है ना। अर्थव्यवस्था पूरे सिद्धांत पे चलती है, कंजम्पशन सबसे बड़ा फैक्टर है इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। जब अपन डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे, चैप्टर 2 आएगा इकोनॉमिक्स में, उसमें अपन देखेंगे। तो उसने कंज्यूम कर ली, कंज्यूम करते क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था ऐसे थोड़ी चलती कि तुमने यार सोना बना लिया और वो घर में रखूंगा, फिर तो बन लिए तुम सुनार, है कि नहीं। कोई भी चीज़ का उत्पाद आपने देखा, ITT पढ़ा था क्या, आइटम्स, तो आइटम्स क्या है, वो घर के लिए थोड़ी है यार, वो किसके लिए है, बाहर के लिए है, मार्केट के लिए है, कंज्यूमर के लिए है, वो फाइनल कंजम्पशन के लिए है, समझ गए। तो फाइनल कंजम्पशन है, तो उस बीच के अंदर क्या है, उत्पादन किया और फिर उसको अपन रीसेल कर रहे हैं, तो बीच के अंदर डेप्रिसिएशन, वो माइनस कर दिया तो वो नेट आ गया, ठीक है। तो यही है ग्रॉस से नेट, समझ गए। तो मुझे बताओ, ये एक पुल है ग्रॉस और नेट का, इस पुल को अपने को पार करना है, तो किससे होकर जाएंगे अपन, इस पुल का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। ये पुल कैसे है, वापस बताऊं आपको, ये पुल है ग्रॉस, और ये आ गया मैं नेट, और बीच में कौन है, ये डेप्रिसिएशन है, समझ गए। अब मुझे बताओ, इधर देखो गगन, इधर देखो, मैं ग्रॉस से नेट पे जा रहा हूं, तो इस डेप्रिसिएशन का मैं क्या करूंगा भाई, ये जैसे ग्रॉस था 10, ये हो गया 8, तो मैं यूं जा रहा हूँ ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं इस डेप्रिसिएशन को क्या करता हूँ, माइनस कर दूंगा सर, सीधी सी बात है। ग्रॉस से नेट पे जा रहा हूँ तो सर इस दिशा में जा रहा हूँ ना, तो ये माइनस ही होएगा। अब मुझे बताओ, मैं इस दिशा में जा रहा हूँ, ये दिशा में जा रहा हूँ, ये ऊपर ग्रॉस है, ये नेट है, पुल है, इस पुल को पार कर रहा हूँ, लेकिन अब दिशा ये हो गई, ये 10 था, ये 8 है, अब मैं ये दिशा में जा रहा हूँ 10 से 8 की तरफ, तो मैं इस डेप्रिसिएशन का क्या करूँगा, प्लस कर दूंगा, है। तो अब स्टूडेंट सोचता है यार सर ये क्या करा रहे हो, कभी प्लस करा रहे हो, कभी माइनस करा रहे हो, डेप्रिसिएशन का ये करा दो ना। अरे प्यारे, पहले ये देख जा किधर रहा है कि नहीं, पुल तो देखो किधर से पार कर रहे हो। तो ग्रॉस से नेट को जा रहे हो तो क्या करोगे, माइनस करोगे, नेट से ग्रॉस जा रहे हो तो क्या करोगे, प्लस करोगे, है वही डेप्रिसिएशन, लेकिन दिशा देख लो पहले भाई, दिशा ही इंपॉर्टेंट है, तभी पता है, नहीं तो वही मेट्रो के गेट अगला स्टेशन सिविल लाइन से गेट बाईं ओर खुलेंगे, मैं इधर हो गया, ये बाईं ओर, यार ये दोनों तरफ खुलेंगे क्या, ये मैं किधर उतरूं, तो पहले दिशा तो देख यार, तो ऐसी पहले दिशा तो देखो, तो प्लस कर दो, माइनस कर दो,
क्योंकि स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है, जैसे आप कैलकुलेशन पढ़ोगे ना तो नेट से, मतलब जैसे ये देखो कैसे काम करते हैं, जादू क्या है इकोनॉमिक्स में, ये जीडीपी है ना, जीडीपी है। अब मेरे को जीडीपी से एनडीपी निकालना है, तो इन दोनों के अंदर देखो क्या है, ये तो इतना तो कॉमन ही है ना, बस किससे कौन सा पुल पार कर रहे हो, ये पुल पार, दो पुल है, एक तो पुल ये है, एक पुल ये है। इस जीडीपी जैसे अपन पढ़ेंगे तो क्या आएगा, जैसे इस जीडीपी का एक दूसरा रूप होता है उसको अपन एनएनपी बोलेंगे। तो एक पुल तो आप समझ ही रहे हो, ये जी से एन आ रहे हैं, तो इस पुल को पार करने का तो क्या तरीका है, वो डेप्रिसिएशन। अब पुल किधर से किधर जा रहे हो, ग्रॉस से नेट पे आ रहे हैं तो सर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। एनएनपी से मेरे को जीडीपी निकालनी है तो मैं नेट से ग्रॉस पे आना है, क्या बोल रहा हूँ, नेट से ग्रॉस पे आना है तो मैं डेप्रिसिएशन का प्लस कर दूँ। तो एक पुल तो अपन समझ ही गए। अब ये तो दूसरा पुल है ना, ये डी से डोमेस्टिक है, ये एन से नेशनल है, तो समय आने दो ये भी करेंगे, ऐसी क्या बात है। इसके अंदर नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है, भाई ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और नेशनल का मतलब हो गया राष्ट्रीय। तो डोमेस्टिक तो मतलब घर में, और राष्ट्रीय मतलब पूरा पूरा टोटल, ठीक है। तो जो बाहर से जो इनकम आ रही है वो जब अपन डोमेस्टिक में जोड़ देंगे तो वो नेशनल हो जाएगा, है ना। और जब नेशनल से डोमेस्टिक जाना मतलब कम करना है, तो बाहर से जो इनकम आ रही है वो माइनस कर देंगे, तो घर में ही रह जाएंगे। क्या बताया मैंने, हालांकि इसमें कहीं काम में नहीं आएगा, लेकिन समझ लो, समझने में तो क्या दिक्कत है। ये डोमेस्टिक है और नीचे बीच वाला शब्द जो है ना वो डोमेस्टिक आता है, घरेलू उत्पाद व राष्ट्रीय उत्पाद, डोमेस्टिक और नेशनल, समझ रहे हो, नेशनल। तो डोमेस्टिक का तो मतलब घरेलू हो गया। देखो राजस्थान मतलब इंडिया के संदर्भ में कैसे घरेलू काम करेगा, मैंने बताया था, मैंने सब लिखा है, जब टेरिटरी पड़ी थी भूभाग बताया था। तो जो आज अपन जिसको अपन इंडिया बोलते हैं ना, ये वाला इंडिया जैसे अपन ने बताया, ये तो अपना भूभाग है, ये डोमेस्टिक है, समझ गए। जैसे अपन बोलते हैं ना ये फ्लाइट डोमेस्टिक है इंटरनेशनल है, तो डोमेस्टिक का मतलब इस भूभाग पे उड़ेगी, और इंटरनेशनल का मतलब बाहर जाएगी, अपने इंटरस्टेट से निकल के बाहर जाएगी। तो डोमेस्टिक देश हो गया। और नेशनल, जैसे मैं बता रहा हूँ एम्बेसी का उदाहरण दिया था मैंने आपको, अमेरिका के अंदर अपनी एम्बेसी है, ठीक है। अपने बेटे जैसे इंग्लैंड में पढ़ते हैं, है कि नहीं है, वहाँ से अपने लिए गिफ्ट भेजा, आया तो देश के अंदर ही ना, है कि नहीं है। फिर जैसे कोई जहाज है, जैसे बाहर जाके काम कर रहा है, वो जहाज पे सारे इंडियन है, मतलब नाविक वगैरह सब, उनको जो भी सैलरी वगैरह मिल रही है वो क्या है, बेटा है, पढ़ाई में उसका मन नहीं था, ये वो पढ़ाई करने भेज देते, बंक मार के बैठ जाता था रामनिवास बाग के अंदर, बड़ा हो गया अब क्या करूँ, ऐसा करो उसको सऊदी अरब भेज दो, वहाँ जाके चिड़ाई का काम कर लेगा। फिर वो पापा के लिए पैसे भेजता है मैंने, तो वो पैसा क्या है, वो देश का इनकम है, वो है ना, जो रेमिटेंस एनआरआई वगैरह से जो आती है सारी, ये अपनी रेमिटेंस है। तो वो सारी सब अपन मिला देंगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, FIA, बाहर से आ रही है ना अपने पास। तो जब डोमेस्टिक से अपन को नेशनल में जाना है, तो ये जो बाहर से पैसे आए इनका मैं क्या करूंगा, इधर जा रहे भाई, ये तो देश के अंदर था, जो बाहर से पैसे आ गए वो मैंने जोड़ दिया, तो मैं किधर आ गया, मैं नेशनल पे आ गया। मतलब नेशनल मतलब पूरे नेशनल मतलब ये हो गया, बाहर वाली दुनिया, बाहर वाला भारत भी अपन ने जोड़ दिया। बाहर वाला कौन सा, वो अमेरिका के अंदर भारतीय दूतावास, वो भारतीय जहाज जो इटली में खड़ा है, वो जो पढ़ता नहीं था आज सऊदी अरब में ठक 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 कर रहा है, छिनिया तोड़े चला रहा है, उसने जो पैसे भेजे, सब क्या हो गया, वो हो गया नेशनल। है तो भारतीय ही ना जो बाहर काम कर रहे हैं, ऐसे। तो डोमेस्टिक से नेशनल में आना, तो इसका मैं क्या करूंगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का जोड़ दूंगा, ज्यादा होगी ना भाई, डोमेस्टिक से ज्यादा। पहले बताओ, इधर देखो शक्तिमान, डोमेस्टिक और नेशनल की अपन तुलना करें तो ज्यादा कौन सी होगी, क्यों होगी, क्योंकि सर वो अपन ने उसमें और लोगों को भी जोड़ दिया है, समझ गए। और अगर मैं डोमेस्टिक ये है, नेशनल ये है, मैं नेशनल से डोमेस्टिक पे जाऊं तो मैं इस फैक्टर इनकम का मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, खत्म। अब स्टूडेंट बोलता सर जुड़ेगी या घटेगी, अरे यार दोनों ही सर, ऐसे कैसे, देखो बेटे पुल किधर पार कर रहे हो, डोमेस्टिक से नेशनल पे आ रहे हो तो उसको क्या करोगे, जोड़ोगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हो तो उसको घटाओगे। अब ये जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना, इसके ऊपर एक वर्ड लगता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये चीज क्या होती है, जैसे मैं बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, बेटा वहां चला गया सऊदी अरब में, बेटे ने आपको भेजे 100 रुपए, भेजे 100 रुपए, लेकिन अगले दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, पापा जो कल 100 रुपए भेजे थे ना, उसमें 50 रुपए भेज दो, तबीयत खराब होगी, दवाई लेनी है, और भेज दूंगा अगले महीने। तो पापा ने वापस भेज दिए 50 रुपए, तो पापा के पास कितने आए, बेचारे के पास 50 रुपये आए। तो ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेन देन चलता रहता है बाप बेटों में यार, ऐसे थोड़ी है कहीं। IFS बन गया, आप अमेरिका दूतावास में थे, सैलरी आई ठक 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 50,000 रुपये, वाइफ ने बोला मैसेज आ गया है मेरे पास सैलरी का, वाइफ इंडिया में बैठी है, फ़ोन पे कर दे फटाफट, है कि नहीं है, अच्छा कितने करूँ, कितने क्या कर दो पूरे ही, है कि नहीं है। तो वापस इधर आ गए,
फिर अगले दिन हस्बैंड का फोन आया, ऑफिस जाना है, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, 2000 रुपये तो भेज दो। तो अब देखो मतलब 50,000 थे, 50,000 वापस भेज दिए पूरे, ठीक है ना, लेकिन 2000 रुपये वाइफ से वापस मंगा लिए, पेट्रोल डलवाना है। तो वाइफ को कितने बजे बेचारी को, बेचारी है देख लो। तो ये चीज़ है, तो इसमें ये वर्ड लगता है नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट क्या है, लेन देन में से जो हिसाब आएगा वो यहाँ रखेंगे। कई बार पति ज़्यादा ही छाना है, 50,000 भेज दिए, लेकिन बोला कि तबीयत खराब हो गई है, एडमिट हो रहा हूँ, अभी आईसीयू में 1 लाख रुपए लगेंगे। तो वाइफ, अरे यार भेजे तो 50,000 थे यार, अब 1 लाख रुपए भेजने पड़ गए अब लोग, तो वो माइनस में चला गया खाता वाइफ का, है ना। तो मतलब वो नेट निकलेगा जो भी लेन देन जैसे चल रहा है वो। तो इस फैक्टर इनकम जब आप पढ़ोगे बुक्स में तो वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगी। लेकिन जो भी है वो यहाँ लिख दो, फिगर प्लस में या माइनस में। अब आप देख लो उसको जोड़ना है घटाना है। डोमेस्टिक से आ रहे हैं नेशनल में तो जोड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं। नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो वो घटाएंगे, क्योंकि कम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो वो जो मैंने शब्द लिखे थे मैं वापस लिखता हूँ। अब आप बताओ, जैसे किसी से कुछ भी निकाल दो, अब आप जैसे ये जीडीपी है ना, ये प्रोडक्ट तो सेम रहता है। अब मैं इसको, इसमें जो सबसे रेडिकल चेंज जो होता है ना वो ये एनएनपी वाला ही होता है बस, एनएनपी। अब देखो ग्रॉस से नेट में आना है पहले तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, जुड़ गए, मतलब माइनस कर दिया तो ग्रॉस से नेट में आ गए, हमेशा कमी होती है वस्तु की मूल्य। डोमेस्टिक से नेशनल के अंदर आना है तो उस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थी उसको क्या कर दूंगा मैं, उसको प्लस कर दूंगा, बस ये प्रोडक्ट सेम रहता है, खत्म हो गया, अपना कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ भी निकाल लो इससे, ये जीडीपी है, ठीक है। इधर देखो शक्तिमान, ये जीडीपी है, मेरे को सर सिर्फ एनडीपी निकालनी थी, तो मैं सिर्फ क्या भाई शक्लें देख लो कि कितने पुल पार करने हैं अपने को, कितना पार करना है, एक ही पार करना है, तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, खत्म, आगे सर। ये था तीसरा, ये जीडीपी था, ये जीडीपी था, है। मेरे को तो इस पे केवल जीएनपी निकालना है, तो कौन सा पुल पार कर दिया, डोमेस्टिक ने। तो क्या जोड़ देंगे अपन इसके अंदर, नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम। तो जो डोमेस्टिक थी वो बन गई, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे अपन, है ना। तो देखो अपन ने तीनों रूप देख लिए। ये तो वो है जिसके अंदर दोनों चेंज हो रहे हैं, डोमेस्टिक भी हो रहा है और नेशनल भी हो रहा है। ये वो है जिसके अंदर सिर्फ ग्रॉस से नेट हो रहा है। ये वो है जिसके अंदर डोमेस्टिक से नेशनल हो रहा है। ये 3 पॉसिबल चेहरे बनते हैं। फिर एक मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट और होता है, जैसे जीडीपी एट मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, है ना। ये मार्केट प्राइस तो वो होती है बाजार मूल्य, और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड है, कोई भी फैक्ट्री लगाओगे लैंड पे लगाओगे, फिर लेबर, फैक्ट्री में काम करेंगी लेबर, और फिर कैपिटल जो पूंजी अपन लगाएंगे। तो इन तीनों पे जो भी रिटर्न दिया जाता है उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं फैक्टर उत्पादन लागत, है ना। जैसे लैंड, लेबर और कैपिटल, ये 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं इकोनॉमिक्स की दृष्टि से। तो लैंड के ऊपर तो आपने कोई जैसे लैंड ले रखी है तो उस पर रेंट देना पड़ेगा, लेबर है तो उसकी वेजेस आएंगी, और कैपिटल है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है अपन को। तो इनको जब एडजस्ट कर देते हैं तो वो मार्केट प्राइस पे निकालनी है तो मार्केट प्राइस पे, फैक्टर कॉस्ट पे निकालनी है तो ये तीनों जोड़ देते हैं अपन, रेंट जोड़ दो, वेजेस जोड़ दो, और कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया वो जो, ये ऐप से फैक्टर ही तो है यार। फैक्टर कॉस्ट बोला अपन ने, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फैक्टर है यहाँ पे। तो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल। LLC है लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड का रेंट दिया जाता है, लेबर को वेज दी जाती है, और कैपिटल जो है उस पर इंटरेस्ट लगता है। आपने लोन लिया, चाहे वो मुद्रा योजना से लिया अपन ने, PM जनधन खाता मुद्रा योजना, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है। वेज रखी है, लेबर रखी है कोई तो उसको वेजेस देनी पड़ेंगी, लाओ भैया मेरे पैसे। और रेंट, वो मकान मालिक आ जाएगा महीना होते ही, मेरा किराया कहाँ है, तुम्हारी फैक्ट्री तो चली या नहीं चली, मेरे को मतलब नहीं है, वेजेस रेंट दे दो मेरा। तो ये फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होता है तो ये सारे जोड़ दो। भाई मार्केट प्राइस का तो मतलब होता है ठीक है वस्तु इतने में आ रही है, मार्केट प्राइस इतनी होगी, लेकिन फैक्टर कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपन को उत्पादन के ऊपर लगती हैं। और जैसे रेंट ऐसी चीज़ है, रेंट और इंटरेस्ट कि वो तो फिक्स्ड हैं, चाहे तुम्हारा उत्पादन हो कि नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंट उतना लग रहा है तो लगेगा ही लगेगा। फैक्ट्री का किराया 10,000 रुपये महीना, जहाँ जिस कमरे में चल रही है, उत्पादन चाहे 1 इकाई बनाओ चाहे 1000 इकाई बनाओ, वो 10,000 रुपये फिक्स है। लोन ले रखा था 2 लाख का तुमने बिजनेस के लिए, अब उत्पादन करो या नहीं करो, 2 लाख रुपए चाहे सट्टे में लगा दिए हो, उसका क्या, बैंक ने क्या चालू कर दिया है, बैंक का मीटर तो चालू है, काहे का, इंटरेस्ट का, खत्म। अब ये वेजेस है, ये सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन होता है, मतलब 2 फिक्स्ड होती है, एक वेरिएबल होती है, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप तो ये समझो कि यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये होता है, खत्म।
हो गया मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट, किस पे निकालनी है आप बता दो सर, और ये बता दो इन तीनों की क्या फिगर्स हैं, अभी निकाल देता हूँ फैक्टर कॉस्ट को। समझ गए ना? तो ये क्या है, देखो ये चीज़ बेसिक्स है, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है और यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है। ये जब आप जानते हो ना तो कोई फार्मूला रखने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे बुक्स में क्या दिया हुआ है, जीडीपी से एनडी पे जाना है और उसमें लिखा हो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। ये नहीं बताया कहीं भी कि ग्रॉस वाले पुल से अगर नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है कि नहीं है? तो वो बुक तभी बुक है, कल लिस्ट बना रखी है, कन्फ्यूजन नहीं रहता उसके अंदर। तो बस ये पुल पकड़ लो आपने, टोटल 3 पुल मैंने बताए ग्रॉस से नेट पे। अब ये दिमाग मत लगाना कि सर ग्रॉस से नेशनल में जाऊंगा मैं, तो हो गया तेरा काम। भैया पुल से इधर ही तो जाओगे, माइकल थोड़ी बनोगे, माइकल मत बनो, पुल पार कर लो आराम से। ग्रॉस से जाओगे नेट पे, डोमेस्टिक से जाओगे नेशनल पे, और मार्केट कॉस्ट से, मार्केट प्राइस से जाओगे किस पे, फैक्टर कॉस्ट। ये 3 ही संभव पुल है। अब मैं सर मैं है ना नई ढूंढ के लाया हूँ, या मैंने एक किताब पढ़ी थी सर, उसके अंदर लिखा हुआ था जीडीपी, और है ना उसमें क्या लिखा हुआ था, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसने क्या बोल दिया, देखो क्या बोला उसने, एन से तो सर नेशनल बना दिया, डी से उसने डोमेस्टिक बना दिया, और उसमें लिखा नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालो। अरे बुद्धू, वो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, वो क्या है, वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। कि सर तो बता रहे थे एन से नेशनल, अरे बुद्धू वो एन यहाँ यार बीच में, वो सर कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे थे, वो भूल गए उसको आगे पीछे करना। तो कौन से एन का क्या मतलब है, देखो एन यहाँ लगेगा तो क्या है, इधर देखो एन यहाँ लगा शुरू में तो वो सिर्फ नेट ही होएगा, उसको नेशनल नहीं पढ़ सकते। नेशनल पढ़ रहे हो ना तो ज्ञान का अभाव है। यहाँ एन लगेगा तो वो क्या है, वो नेशनल है, वो नेट नहीं हो सकता। तो मैं ये बता रहा हूँ, स्टूडेंट ने ये बोला कि सर नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अरे यार और रिवीजन करो, वीडियो को वापस देखो एक बार। तो वो क्या है, वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ गए? ऐसे है ये चीज़। देखो अब आ जाओ मुद्दे की बात करें थोड़ी सी। अब पहले तो बता दो, अभी अपन देखो पहला सूचक पढ़ो क्या था, सकल था, और 5वां क्या है, शुद्ध है। तो पहले तो मुझे ये बता दो शुद्ध ज़्यादा होएगा या कम होएगा, क्योंकि शुद्ध कौन सा है, तन डेप्रिसिएशन माइनस किया अपन ने। तो अपनी क्लास कितने बजे चालू हुई थी, 8 बजे चालू हुई थी और 8:45 तक चलेगी। समझ रहे हो? वो तो 8 था, 8:45। अब अपन बात कर रहे हैं शुद्ध की, तो ये कम होएगा ज़्यादा होएगा, पहले तो बता दो भाई। 8 ध्यान रखो, तो 8 से कम होगा या ज़्यादा होगा, कम होगा। तो 8 से कम कितना हो गया, पहला अंक ही पढ़ लो बस। समझ गए बात? तो पहली बात है सर 7 है। समझ गए इतनी चीज़? अब देखो, अब जैसे आगे क्या है, पहले एक बार कांटे चुबा लो। 7 40 581 है कि नहीं, क्या है 7 40 500, मतलब नहीं सॉरी कांटे नहीं चुभे, 7,40,581 कितना है, 7,40,500। सर कांटे चुभ गए, क्या करो, गुलाब लाओ सर फटाफट, आदत पड़ गई। आ जाओ। देखो क्या है, 7 तो याद रह जाएगा ना, 40। समझ गए? ये 40 समझ गए। 40 का डबल कितना हो गया, 80। अरे बीच में दोनों को अलग कर दो, क्या नाम देख लो, मिट गई दूरियां, है ना। ये तो मिट गई थी दूरियां, क्या किया, ये तो मिट गई थी दूरियां, मिल गया ना, दूरियां नहीं मिट गई थी ना, लेकिन दुनिया नहीं मिलने देगी। क्या तो क्या हो गया, 7, इसको यूं ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 40, अभी शुरू में शक्तिमान, अभी उड़ ही रहे हैं अपन, शुरू में यूं ही लिखो, है ना। कैसे बोलोगे, 7 40 मनी बोलो 80 और 5, तो उसको क्या, 80 को अपन क्या बोलते हैं, 580। 7 40 580, तो बोलो अभी तो कैसे बोलो, 7 40 और, है ना, 80 बोलने से पहले रुक जाओ, 580 सर, 80 मन में बोला और 580 बोले, मिलने नहीं देगी, बहुत निष्ठुर है दुनिया। वो माना मेरे को भी दिख रहा है यार, 81 है ये, है ना, लेकिन 80 से कुछ तो पास पहुंचेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही है। अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल एब्सेंट आते से ये फिगर पूछेगा तो 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख, तो अपना काम तो 7 पे ही हो गया, खटाओ। यस, ठीक है ना। तो पहली बात तो देखो कम होएगी, है ना, ये कम हो गई। अब देखो, अब तो याद कैसे रखिएगा अपन को, 7 40 80 80 के सर 580, ठीक है ना, 7 40 80, तो आप देखो बोले 7 40 580, ठीक है। अब दूसरी फिगर आती है। अब देखो एक बात बताओ, अभी जैसे सूचकांक नंबर 1 में दूसरा फिगर देखो क्या था, सूचकांक नंबर 1 है ना, 1 में ए में तो लिखा हुआ था स्थिर, फिर लिखा हुआ था प्रचलित। तो प्रचलित, जैसे अभी अपना प्रचलित वही है करंट, तो
ये तो था स्थिर जिसको अपने बेस बोला, और ये एक अपन पढ़ रहे हैं करंट, तो ये वही था जिसे क्या, जिसमें मुद्रास्फीति आएगी और मात्रा आएगी मुँह माँ है। तो करंट हमेशा कम होएगा ज़्यादा होएगा, मुझे बता दो। ज़्यादा होएगा। तो अभी अपन 7 से चालू हुए तो 7 से तो ज़्यादा ही होएगा। ठीक है, अब पहले कांटे चुबा लो। क्या है, कितना, 13,69,477। ठीक है, कितना है, 13 लाख कितना, आगे बोलो क्या है, आगे 470 ये थी। अब इस पहली वाली को याद करो क्या थी, कि सर 7 मुझे याद था, सर 40 मुझे याद था, 80 मुझे याद था, है ना, और बीच में ये विलियन आ गया सर, ये 5, ये मुझे याद था ना इतना। तो याद था तो याद ही रखो ना यार, इसमें शुरू में 47 था, ये 74 था, ये क्या यहाँ रिपीट नहीं हो रहे हैं क्या, ये देखो आप, या नहीं दिख रहे रिपीट हुए हुए, नहीं दिख रहे रिपीट हुए हुए, देखना पड़ेगा, नहीं दिख रहे हैं तो वापस देखो, दिख रहे हैं ना, 74 इधर था, 74 इधर आ रहा है, और ये डबल हो रहा है, फिर ये 477, सॉरी ये 477 हो रहा है। तो जब भी इसको याद करना है तो पहले तो ये पीछे वाले लिख लो भाई, 7 बजे याद आ जाएंगे, 7 ही इधर आ गया ये। अब रही बात इधर, अपन बोलते हैं 13 की टेबल बोलो, सर 13 कम 13 26 13 थी 39, आगे 39 आए ना, ये नई टेबल बना रहे हो, इससे 29 को 69 करना अपन को भाई, 13 से सिमेट्री में लेके आना है ना कैसे भी करके अपन को। तो 13 थे 39 होते हैं, लेकिन उसको 69 कर देना अपन को। ठीक है, तो अब अपन क्या बोलेंगे इसको, 13 69, और ये 74 जो होता है उसको थोड़ा सा हिलाना है अपन को, और वो 470। क्योंकि देखो जब तक ये सिमेट्री सेट नहीं करोगे ना, ये दिमाग में सेट नहीं होंगे, ये हमेशा आपकी नींद उड़ाएंगे। और एक बार इसको सिस्टमेटिक थोड़ा सेट कर लोगे ना, देखो 74 कैसे पकड़ में आ रहा है, 74 का 7 पकड़ में आ रहा है। पहले तो वो 8 था, 8 बजे क्लास चालू हुई थी, तो उससे शुद्ध से कम होएगा, मतलब शकल से शुद्ध कम होएगा, तो 8 का तो 7 हो गया। फिर सर ने बताया 40 और 80, इधर एक बैठा है उधर अगले बैठा है, बीच में आ गया विलियन, तो 7 40 580 हो गया। अब आज बात आ रही है प्रचलित की। तो सर ने बोला था इस 74 को नीचे देखो कहाँ है, तो मैंने देखा कि ये, मैंने देखा 74 कहाँ है, तो यार ये 74 ये बन गया है ना, रिवर्स हो गए, जो बाएं था वो दाएं आ गया, और 7 और लगा दिया अपने साथ में, वो का वो रिपीट किया ना ऐसे। अब सर ने यार 13 का पढ़ा बोला था, 13 और ये 13 थी 39 नहीं करके उसको 69 कर दिया 69, तो 13 69 470 हो गया, खत्म। क्या गलत किया बताओ मैंने इसके अंदर, आंकड़ा निकल गया आ गया है ना। क्योंकि देखो बहुत जरूरी है इसको करना, और याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन आ गया उसके बाद फिर आप देखोगे अरे सर वो तो इतने सारे थे, अरे इतने सारे नहीं है, ये टोटल 6 आंकड़े, जिसमें से 4 पे क्या कर चुके हो, जीत पा चुके हो। अब कितने बचे हैं, ओनली 2, ये नीचे वाला आ जाओ। ठीक है ना, ये पर कैपिटा इनकम होती है, पीसीआई लिखा हुआ प्रति व्यक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। अब देखो इसको अपन याद कैसे करेंगे, अपन ने लिखा 90, ठीक है 90 लिखा, 90 का 1 भाई होता है 30, होता है कि नहीं होता है भाई, 30 या 90 होते हैं कि नहीं होते। अभी अपने 13 तीय पढ़े थे, 13 तीय 69, 39 को 69 किया था, ऐसे 30 तीय कितने हो गए भाई, इतना से याद रखना यार। इसके जस्ट ऊपर वाला जो फिगर है उसमें अपन इधर 3 किया था। अब जो जस्ट इसके नीचे टेबल तो याद रहेगी ना इसी याददाश्त में, कि पीसीआई, इस टेबल को बार बार रिवीजन करोगे तो अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएगी कि कौन सा वाला आंकड़ा पूछा सर ने, उस टेबल में सबसे नीचे वाला। ये पिक्टोग्राफिक मेमोरी चलती है दिमाग में। तो यार ऊपर वाला जो 13 गुणा 3, इसको इधर अपन इधर से गुणा करने 30 गुणा 3 90 हो जाएगा, और बीच में वापस वही बिलियन को लिया ये, तो कितनी बन गई, लिखा हुआ ना 90 830, मतलब 30 का 31 नंबर 830 भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। 90 830 ये पर कैपिटा इनकम अपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। अभी निकलती कैसे है क्या सब वो देखेंगे अभी अपन, है ना 90 830, तो ये वही है। अभी अपन देख रहे हैं कि ये स्थिर मूल्य पर चल रही तो स्थिर, अब बात आएगी प्रचलित की, तो वो इससे ज़्यादा होंगी। पहली बात तो ज़्यादा होंगी, कितने ही हो लेकिन सर इससे ज़्यादा होंगी। तो ज़्यादा में देख रहे हैं अपन, देखो 16, अब देखो याद कैसे होगी, देखो 1 लिखा, इधर 6 7 लिखा, और इधर 6 4 लिखा, और दोनों को अलग कौन कर रहा है, ये 9 कर रहा है। क्या लिखा मैंने पहले, 1 6 7 6 4 और 9, ये सिमेट्री ढूंढनी पड़ेगी। ऊपर वाली तो याद कैसे होगी, अच्छा 30 या 90, तो 90 830, नीचे वाले में सर सिमेट्री बताया था, पहले तो अपन ने 1 लिखा, फिर इधर 67 लिखा, इधर 62 लिखा, और बीच में इनको दोनों को तोड़ने वाला 9 है भाई। कुछ तो सिमेट्री बनती है ना यार। 64 अपन ने 30 या 90 करा था, 64 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो गया, ऊपर गुणा किया अपन ने, इधर से इधर आए हैं तो 90 हुए थे, इधर इधर अपन ने प्लस किया है, 64 प्लस 3 67, बीच में 9 है, तो 167, अच्छा उधर 3 माइनस करें 64, बीच में 9, तो 167 964। ऐसे धीरे धीरे आपकी ये मतलब आपको जगह बनाएगा, ये याददाश्त करेगा। और ऐसे करोगे ना क्या, 90,831,
1,60,964। समझ गए? ऐसे तो घबराते क्यों हो यार, अभी कितनी बार रिवीजन करना है, अभी तो सिर्फ कितनी बार हुआ है, अरे नहीं, अभी तो रिवीजन तो शून्य हुआ है। समझ गए? ऐसे है ना, तो इसका रिवीजन करो, ये आंकड़े याद करो, है ना, क्योंकि इनका खेल है, फिर लिखोगे। देखो एग्जाम में, मेंस में जैसे तभी लिख सकते हो जब याद होंगे प्री में, मेंस में तो ये टेबल देखोगे ही नहीं आप, क्योंकि उस समय तो यार सोशलॉजी पढ़ूं, स्पोर्ट्स पढ़ूं, योगा पढ़ूं, लॉ पढ़ूं, क्या क्या पढ़ूं। तो ये तो अभी पढ़ सकते हो सिर्फ, और अभी इनसे दोस्ती कर सकते हो, बाद में तो पॉलिसी अलग चलती है, सर संधि तो रह गई, उसका क्या होगा, इकोनॉमिक सर्वे तो नहीं रहने तो है कि नहीं। तो जैसे अभी इसको ढंग से कर लो, फिर जैसे कोई अभी जैसे समय मिला है तो वो समय इसी चीज़ का है कि प्री मेन के हिसाब से अपन चलते चलो, तो इस समय का मजा है। और अन्यथा कि नहीं सर अभी तो मैं बेसिक वही पढ़ूंगा, सिर्फ इसमें से वही 8.03 निकाल के ले जाऊंगा, बाद में देखूंगा, बाद वो कभी नहीं आएगा। समझ गए? तो अब जैसे वो क्वेश्चन निकालो जो मैंने टेस्ट दिया है ना, वो क्वेश्चन निकालो और उसमें शुरू के जो, अब तो शायद शुरू के 7 कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 पढ़ो, मन ही मन में पढ़ो, और एक बार देखिए याद करने की कोशिश करो। देखो पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है ना, एक मिनट बता दो, पहला और जो ये है ना, ये देख रहे हैं है ना, पहले तो वो देखो सार्थक प्रश्न में आर्थिक समस्या, ये कवर पृष्ठ व संदेश, समझ गए क्वेश्चन कहाँ से है, इधर देखो गगन, फिर आगे ये तो समझ गए कहाँ से क्वेश्चन, फिर आगे लिखा हुआ मुख्य सूचकांक पृष्ठ संख्या 1 व 3, 1 से 3। अब इसमें देखो पहला क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद SGBD करना है, तो आधार वर्ष, तो पहले वो कॉलम खड़े कर दो 2, फिर है सकल राज्य घरेलू उत्पाद SGDP स्थिर मूल्यों पे कितना है, ये पूछा है, जो वो बिंदु संख्या 1 थी उसका आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 देख रहे हो ना, ये शुद्ध आ गया, तो जो बिंदु संख्या 5 था ना, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे, और बिंदु संख्या 6 और 7 ये सदैव वाले। 8 और 9 पे गोला लगा लो वृद्धि दर, इसको आगे देखेंगे अपन, 8 और 9 पे वृद्धि दर जो है इसको आगे देखेंगे। हाँ 10-11 में वृद्धि दर ही है। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक करो, एक बार दिमाग लगाओ। रविंद्र सीट कहाँ गई? अच्छा कल आए, इसमें लिख लो, करो फिर इसको डिस्कस करते हैं।